कन्फ्यूशियस विद्वान की चीख किसी ततैया के छत्ते में लकड़ी घुसेड़ने जैसी थी। मूल्यांकन और रेटिंग अकादमिक क्रेडिट से संबंधित थे और उच्च क्रेडिट के साथ कई सुविधाएं भी जुड़ी थीं। अगर वे कम होते तो न केवल अपने साथियों के बीच अपना सिर ऊंचा उठाना मुश्किल होता, बल्कि मार्शल आर्ट में आलसी और अयोग्य समझे जाने का भी खतरा रहता, जिसके परिणामस्वरूप अकादमी से निष्कासित भी किया जा सकता था। इसलिए नए छात्र इस बात का बहुत ध्यान रखते थे। मैदान पर जो कुछ लोग अभी भी उत्साह देख रहे थे, वे पहले तो स्तब्ध रह गए, फिर उनकी नज़र वांग इनफेंग पर पड़ी और उनकी निगाहों में एक संघर्ष दिखाई दिया। लकड़ी की तलवार लिए एक युवक ने दांत भींचे, चेतावनी दी और पीछे से वांग इनफेंग के कंधे की ओर झपटा। युवक ने कन्फ्यूशियस विद्वान के शब्दों के आकर्षण का ठीक से अंदाजा नहीं लगाया था और न ही यह अंदाजा लगाया था कि यह छात्रों की भावनाओं को कितनी आसानी से प्रभावित करेगा। उस क्षण वह विद्वान के साथ एक जंजीर से उलझ गया, जिसने दोनों को जकड़ लिया, न तो भागने दिया और न ही जवाबी कार्रवाई की। उसने दांत पीसकर अपनी आंतरिक क्यूई को प्रवाहित किया, इस प्रहार को झेलने के लिए तैयार। तभी एक लकड़ी का भाला अचानक तिरछा निकला और लकड़ी की तलवार के ब्लेड पर एक तेज झटके से लगा, जिससे वह विक्षेपित हो गई। सैन्य परिवार का वह युवक जिसे वांग इनफेंग ने पहले हराया था, भाला लेकर आगे बढ़ा। वांग इनफेंग की रक्षा करते हुए बिना पीछे देखे उसने भाला लहराकर परछाइयों की झड़ी लगा दी और कहा, स्टोव के देवता, जल्दी भागो। भले ही आप दुर्जेय हों, लेकिन एक साथ हमला करने वाले सैकड़ों लोगों के सामने आप कुछ भी नहीं हैं। जैसे ही उसकी आंतरिक शक्ति प्रवाहित हुई, उसने तलवार से उस युवक को रोकने के लिए भाले की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए जोर से गर्जना की। वांग इनफेंग ने सैकड़ों लोगों को एक साथ हमला करते सुना और हालांकि वह अचंभित था, उसे लगा कि यह अविश्वसनीय है, फिर भी उसने प्रतिक्रिया करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अपनी कलाई को झटका देते हुए उसने जंजीर को ढीला किया और वापस खींच लिया, अपनी लंबी तलवार घुमाई और तलवार की छाया के भारी झरने के नीचे दो अन्य दुश्मनों को घेर लिया। अब दोनों गंभीर रूप से उलझे हुए थे। उसने पीछे हटने की जहमत नहीं उठाई। उसकी तलवारबाजी 60 से 70% कौशल के साथ प्रदर्शित हुई। उसी क्षण तलवार की धार सीटी बजाती हुई हवा में बार बार चीरती हुई और भाले और डंडे के हमले को सिर्फ उसकी लंबी तलवार से ही बेतरतीब ढंग से तहस-नहस कर दिया। उसकी तलवार की मंशा से अभिभूत दो युवकों को भी आशंका हुई, क्योंकि उन्होंने पहले ही अपनी क्षमता का पूरा उपयोग कर लिया था, फिर भी तलवारों की परछाई अभी भी घने जंगल की तरह उन्हें घेरे हुए थी। यह अच्छी तरह जानते हुए कि यदि वह मारना चाहता है तो उसे इन छलपूर्ण प्रहारों को प्रहारों में बदलना होगा, उन्हें यह भी पता नहीं चलेगा कि उन्हें कितनी बार मारा गया है, और उनके माथे पर भय और आत्मतिरस्कार के साथ ठंडा पसीना आ गया। तभी दो तेज आवाज़ें सुनाई दी जब वांग इनफेंग की लंबी तलवार ने उनके हथियार किनारे कर दिए। पीछे की ओर लड़खड़ाते हुए उन्होंने उसे हाँफते हुए देखा, जिससे वे क्षण भर के लिए चौंक गए और राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि उसकी चाल तो जबरदस्त थी, लेकिन उसने उसे थका भी दिया होगा, क्योंकि वह उतना अजेय नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। युवक ने थोड़ा आराम किया, ये सोचकर कि हौंफना काफी हो गया है, और अपनी लंबी तलवार वापस लेते हुए कहा, सज्जनों, आइए यहीं रुकें। मेरी मार्शल आर्ट भले ही बेहतर न हो, लेकिन तुम दोनों के लिए मुझे जल्दी हराना इतना आसान नहीं होगा। ये कहते हुए उसने चुपके से बगल की ओर देखा, लेकिन कन्फ्यूशियस विद्वान गायब हो चुका था। न केवल बर्तन बल्कि पूरा चूल्हा भी ले गया था, जिससे उसके दिल में निराशा की ज्वाला फिर से भड़क उठी थी, जब तक कि वह झुंझलाहट से खुजली करने लगा। उस समय सैन्य परिवार के युवक यी शियुवेई ने अपने भाले से अपने प्रतिद्वंद्वी को निहत्था कर दिया, लेकिन पीछे मुड़कर उसने देखा कि वांग इनफेंग अभी भी वहां था, और उसने तुरंत पुकारा, तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? क्या मैंने तुम्हें जल्दी से चले जाने को नहीं कहा था? बोलते समय उसे अचानक वांग इनफेंग की पहचान याद आ गई। उसके चेहरे पर झुंझलाहट छा गई और उसने अपना भाला जोर से जमीन में घोंपते हुए कहा, आप, मैं तो भूल ही गया था कि आप लाइब्रेरी गार्जियन हैं। आपको सचमुच यह एहसास नहीं है कि छात्रों के लिए एक रेटिंग कितनी आकर्षक होती है? युवक रुका और बोला, लेकिन ये तो सिर्फ एक टिप्पणी है, क्या यह इतना महत्वपूर्ण है? एक युवक जिसके कान बड़े थे और जो पहले उससे हार गया था, उसने आह भरी और कहा, जब सम्राट हिरण खो देता है। एक अन्य ने आगे कहा, आसमान के नीचे सभी लोग इसका पीछा करें। जैसे जैसे आवाज़ें धीमी होती गईं, शोर बढ़ता गया और कुछ ही पलों में उत्साह से दमकते चेहरे, लकड़ी के हथियार लिए हुए, दिखाई देने लगे। चारों ओर देखा तो अलग अलग परिवारों के लगभग 100 लोग थे, जिन्होंने सांस ली और चिल्लाए, वांग इनफेंग कौन है? आगे आओ। वांग इनफेंग कुछ बोल पाता उससे पहले ही कई लोगों की नज़रें उस पर पड़ गईं, जिससे उसकी खोपड़ी में झुनझुनी होने लगी। इधर उधर देखते हुए उसने देखा कि जो कुछ लोग अभी अभी वहां मौजूद थे, वे एक साथ 3 कदम बाईं ओर चले गए थे। यी शियुवेई ने उसकी ओर देखा, बेबसी से मुस्कुराया, और फिर जैसे उसे कुछ याद आ गया हो, वह शरारत से मुस्कुराया, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला, स्टोव के देवता, अपना ख्याल रखना। आज के बाद मैं रिवाइविंग स्प्रिंग हॉल में आपसे मिलूंगा।
ये समझते हुए कि वे उसके मुकाबले में नहीं हैं, बाकी तीनों ने कोई कदम नहीं उठाया। अकादमी के छात्रों को शिकार पर निकले भेड़ियों के झुंड की तरह उस पर टूट पड़ते और वान बिनफेंग को, जो पहले ही भाग रहा था, देखकर वे हतप्रभ भाव से उसके पीछे हटते हुए रूप को देखते रहे और सबने मिलकर मुठ्ठियां बांधकर सलामी दी और चिल्लाए, आपकी यात्रा सुरक्षित हो। वान बिनफेंग ने पीछे से अजीब सी चीखें सुनी, दांत पीस लिए, अपनी थंडर विगोर को स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होने दिया, फिर भी जानबूझकर उसे दबा दिया। इतना ही नहीं, उसने अपनी गोल्डन बेल ऊर्जा को भी सीमित कर दिया, जिससे उसकी क्षमता का 50% से भी कम हिस्सा निकल पाया। कुछ युवा, जो सैन्य परिवार से प्रतीत होते थे, एकजुट होकर एक जोरदार हमला बोल दिया। उनकी उम्र वान बिनफेंग जितनी ही थी, लेकिन उनकी युद्ध कलाएं थोड़ी कमजोर थीं। वान बिनफेंग ने अपनी आंतरिक शक्ति का केवल 30% इस्तेमाल करते हुए एक कदम बढ़ाया, और उसका शरीर उछल पड़ा, मानो उस पर कई भाले फेंके जा रहे हों। वह भाले की नोकों को छूता हुआ अपने पैरों के पास से गुजरा और जैसे ही उसका शरीर नीचे गिरा, वह भालों की छड़ों पर मजबूती से बैठ गया। फैलाओ, मछली स्केल संरचना के साथ नष्ट करो। पीछे से रोके गए युवक ने तेजी से आवाज लगाए और अन्य कुछ लोग उसके अंगों के विस्तार की तरह आगे बढ़े, तेजी से तितर बितर हो गए, कदमों से घूमते हुए भाले की नोकें फिर वान बिनफेंग की ओर बढ़ीं। वे सैन्य संरचना में आगे बढ़ रहे थे। व्यक्तिगत रूप से वे प्रभावशाली नहीं थे, लेकिन दुश्मन को खत्म करने की उनकी सामूहिक रणनीति काफी चतुराईपूर्ण थी, जिसने कुछ समय के लिए वान बिनफेंग को मुक्त होने से रोक दिया। अकादमी का सैन्य परिवार 2 शाखाओं में विभाजित था। एक शाखा प्राचीन भयंकर जनरलों का सम्मान करती थी, जो दुश्मन की पंक्तियों पर आक्रमण कर सकते थे और अकेले ही कमांडरों को मार सकते थे, जिससे सैनिकों का मनोबल बढ़ता था। दूसरी शाखा युद्ध में शामिल होने से पहले रणनीति बनाने में विश्वास करती थी, युद्ध के बाद ही जीत की घोषणा करती थी, इसे सैन्य परिवार का सच्चा मार्ग मानती थी, रहस्यमय कलाओं और सैन्य संरचनाओं में निपुण थी। जब ये दोनों तत्व एक साथ मिल जाते हैं, तो वे अक्सर बड़ी बाधाओं के बावजूद विजय प्राप्त कर लेते हैं। तलवार लहराते हुए वान बिनफेंग ने जवाबी हमला किया, और इस बीच धीरे धीरे गिरता गया, मानो पहले से तय हो। उसने सैन्य परिवार के इन सदस्यों को अपनी मर्जी से हमला करने दिया और साथ ही अपने दोस्तों को इकट्ठा होने के लिए बुलाया। अचानक उसे कन्फ्यूशियस विद्वान की बात याद आई। उसने कभी जिक्र ही नहीं किया था कि यह आमने सामने की लड़ाई होगी। इसका मतलब यह हुआ कि समूह हमलों की भी अनुमति थी। उस क्षण हताशा से उबलते हुए और अंदर से दुखी होकर उसकी तलवार की चालें और भी भयंकर हो गईं, फिर भी अव्यवस्थित नहीं, और वह एक एक करके आने वाले लकड़ी के भालों को रोक रही थी। अगर जिंदगी और मौत का सवाल होता, तो वह अपनी गैंग थंडर फोर्स को अपनी आंतरिक शक्ति में बदलकर उन लकड़ी के भालों को चकनाचूर कर सकता था, या फिर अपनी गोल्डन बेल शील्ड को पूरी तरह से सक्रिय करके आंतरिक क्यूई के विस्फोटक प्रवाह से अपनी रक्षा कर सकता था और अपने आसपास के लोगों को उड़ा सकता था। लेकिन इस बार उसकी कोशिशें सिर्फ अपनी तलवारबाजी दिखाने की थीं। और अब से बेहतर समय और क्या हो सकता है, जब इतने सारे दर्शक मौजूद हों। आप अपनी मार्शल आर्ट की नींव को छिपा नहीं सकते, तो फिर इसे स्पष्ट रूप से घोषित क्यों नहीं कर देते? तो क्या हुआ अगर वह असफल हो गया? ये सबसे अच्छा होगा यदि वह हार जाए। इससे ये पता चलेगा कि यद्यपि उसकी मार्शल आर्ट सराहनीय थी, फिर भी वह भुलक्कड़ दिव्य ही नानपिंग से बहुत दूर था, और इससे उसके प्रति किसी भी प्रकार का संदेह दूर हो जाएगा। इस विचार के साथ उसने उस युद्ध कलाकार की जीत की सहज इच्छा को त्याग दिया और उसकी तलवारबाजी खुलकर सामने आई। वास्तव में उसकी युद्ध कला का कौशल सैन्य परिवार के 5 युवकों से कहीं बेहतर था। इसके अलावा वह युद्ध प्रशिक्षित था, और अगर वह भागने के लिए उत्सुक नहीं होता, तो भी वह युद्ध को सहजता और संयम से और पर्याप्त बचत के साथ संभाल लेता था। प्रारंभ में उन्होंने 50% प्रयास किया था, लेकिन जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, उन्होंने अपनी ताकत को और भी कम कर दिया। दुश्मनों का सामना करने के लिए अपनी आंतरिक शक्ति का केवल 30% ही प्रयोग किया। इस प्रकार उन्होंने प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए तैयार की गई सभी 72 तकनीकों का पूरी तरह से प्रदर्शन किया, एक शानदार आदान प्रदान में आगे पीछे। ये 72 तकनीकें श्रीयंग के समान ही थीं, जिनमें असाधारण शक्ति थी जो दुनिया की सभी मार्शल आर्ट को ध्वस्त करने के लिए पर्याप्त थी, तथा अपने साथ एक सुंदर और उन्मुक्त आत्मा वाली उपस्थिति लेकर आती थी, जो एक अलग ही दुनिया में दिखाई देती थी। भले ही इसका प्रयोग स्पष्ट रूप से तकनीकों को तोड़ने के लिए नहीं किया गया हो, फिर भी यह शीर्ष स्तर की तलवारबाजी थी। अकादमी के शिष्य, जिन्होंने ये समाचार सुना और देखने आए, नीले वस्त्र पहने एक युवक को हाथ में तलवार लिए 5 सैनिकों के साथ अकेले युद्ध करते देखकर चकित रह गए। उसका शरीर सुडौल था, उसकी तलवारबाजी जटिल, अंतहीन प्रतीत होती थी। वह 5 विरोधियों का अकेले ही सामना कर रहा था। हालांकि वह थोड़ा कमजोर था, फिर भी दोनों के बीच मुकाबला जीवंत और आश्चर्यजनक था। ये लड़का क्या प्रभावशाली चालें चलता है, अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। नहीं, सैन्य परिवार के सदस्यों की प्रतिक्रियाओं को ध्यान से देखो। वान बिनफेंग की ताकत स्पष्ट रूप से इन 5 पर हावी नहीं हो सकती, लेकिन उसकी तलवारबाजी यह इतनी बहुमुखी है, जो तियान तारामंडल की तरह एक जबरदस्त तकनीक।
यदि उसकी आंतरिक शक्ति बनी रही तो वह संभवतः कुछ ही क्षणों में सैन्य संरचना को तोड़ सकता है। यह अच्छी बात है कि उसकी आंतरिक शक्ति कम है। यदि वह न केवल तलवारबाजी में कुशल होता बल्कि आंतरिक और बाह्य साधना में भी मजबूत होता तो क्या वह राक्षस नहीं होता। तभी किसी ने अपनी आवाज़ धीमी करके कहा, देखो, उसकी सहनशक्ति खत्म हो रही है। नीले कपड़े पहने उस युवक को अपनी तलवार चलाते हुए मानो हार के कगार पर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए देखकर दर्शकों के चेहरे पर एक गंभीर भाव छा गया। उन सभी को इस बात का पछतावा और निराशा हुई कि उन्होंने इतनी धीमी गति से काम क्यों किया। अचानक एक अजीब सी चीख सुनाई दी और उनके बगल में एक ऊंचे पेड़ से एक युवक 5 सैन्य दल के लड़ाकों के पीछे एक विशाल पत्थर की तरह जमीन पर सीधे रणनीतिकार युवक के ऊपर गिर पड़ा। रणनीतिकार, जो सैन्य दल में कुशल तो था लेकिन बाह्य साधना में नहीं और जिसका शरीर काफी कमजोर था, अचानक बेहोश हो गया। रणनीतिकार के समन्वय के बिना सैन्य दल अस्त व्यस्त हो गया और वांग इनफेंग की तलवार की लय के साथ तालमेल बिठाने में असमर्थ हो गया। भाले खो गए और पेड़ से गिरा युवक लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ और वांग इनफेंग को एक हार्दिक मुस्कान दी। डरो मत, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। वांग इनफेंग की शांत अभिव्यक्ति तुरंत शून्य हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह शतरंज का खेल जीतने ही वाला था कि अचानक एक उतावला आदमी आ धमका और एक थप्पड़ से शतरंज की बिसात पलट दी। विभिन्न विषयों के अन्य छात्र जो कुछ क्षण पहले निराश थे अब उत्साह से भर उठे। सैन्य परिवार समूह हार गया। भाइयों, चलो कंधे से कंधा मिलाकर चलें। उसे भागने मत दो। दुनिया के शीर्ष 10 पुस्तक भंडारों में से एक फुफेंग अकादमी बिना किसी भेदभाव के सभी को शिक्षा प्रदान करती है। युवा विद्वान आमतौर पर 13 साल की उम्र में प्रवेश लेते हैं और 16 साल की उम्र तक यहाँ से चले जाते हैं। जो लोग 1 वर्ष से अकादमी में हैं वे सभी अपनी नींव का पुनर्निर्माण कर रहे हैं तथा उनकी साधना का स्तर 9वीं कक्षा से नीचे है। लेकिन 9वीं कक्षा से नीचे के मार्शल आर्टिस्टों का एक समूह जो उत्सुकता से आपकी ओर देख रहा हो, किसी की भी रूह कांपने के लिए काफ़ी है। वांग इनफेंग ने अभी हार मानने का इरादा किया था, लेकिन इन छात्रों के हाव भाव देखकर वह उन्हें आसानी से छोड़ना नहीं चाहता था। यदि वह हार मान ले तो वह किससे हारेगा। आसमान से उतरा वह युवक निडर लग रहा था। उसके दाहिने हाथ के एक झटके से पास का एक पेड़ जोर से टूटा और एक बहुत ही भयंकर और दबंग हथियार नीचे गिर पड़ा। उसने उसे आसानी से पकड़ लिया और एक ही झटके में हवा का एक तेज झोंका हवा में उड़ गया। हथियार की कुल लंबाई 7 फीट थी, जिसमें ब्लेड 3 फीट लंबा और हैंडल 4 फीट लंबा था। इसकी भयंकर और आक्रामक उपस्थिति सामने आती थी। महान किनमो ब्लेड दीवार की तरह आगे बढ़ते हुए आदमी और घोड़े दोनों को एक ही झटके में काटते हुए। उस युवक को इतना क्रूर और निर्दयी हथियार चलाते देख उन उग्र रक्त छात्रों के कदम मानो ठंडे पानी की बाल्टी से भीग गए हों, मानो ठिठुरते हुए रुक गए। घनी और बेतरतीब भौहों वाला वह युवक, हालांकि शांत चेहरे वाला था, 3 गुना प्रचंड ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा था। उसने आंखें थोड़ी बंद कर लीं, मोब्लेड को उसके हैंडल से पकड़े हुए शांति से कहा, एक सच्चे आदमी को कभी कभी पीछे हटना पड़ता है, लेकिन जहां आवश्यक हो वहां खड़ा भी होना पड़ता है। लाभ के लिए न्याय को त्यागना, बहुत से लोगों के साथ मिलकर कुछ लोगों को धमकाना, ये किसी शूरवीर व्यक्ति के कार्य नहीं है। क्या आप में से किसी को भी शर्म का कोई अंश भी महसूस नहीं होता? उसकी आवाज़ शांत और संतुलित थी। लगभग 100 लोगों को अपने चारों ओर घिरा देखकर फिर भी उसके चेहरे के भाव अपरिवर्तित। भीड़ उसकी गहराई को समझ नहीं पाए और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। फिर उन्होंने उसे बड़ी सहजता से भारी मोब्लेड को उठाते देखा, जिसका किनारा एक बार घूम गया। तिरछा जमीन की ओर इशारा करते हुए उसकी पीठ वांग इनफेंग की ओर थी। उसने कहा, ये स्थिति मुझ पर छोड़ दो, तुम जाने के लिए स्वतंत्र हो। हल्की हवा का झोंका उसके बालों की लटों को ऊपर उठाता हुआ गुजरा, जिससे लगभग 15-16 साल के उस लड़के का व्यवहार और भी स्थिर और अद्भुत लग रहा था। वांग इनफेंग ने गहरी सांस ली, अपनी मुट्ठियां ईमानदारी से भींची और कहा, धन्यवाद। फिर उस क्षण का लाभ उठाते हुए जब आसपास के छात्रों ने पास आने की हिम्मत नहीं की, उसने अपना किंगबोंग प्रदर्शित किया, सीधे पेड़ के तने पर कदम रखा, अपने बगल की ऊंची दीवार को कूदने के लिए उसका सहारा लिया, और लगभग उसी समय युवक ने अपने होंठ भींच लिए और अधिक दृढ़ हो गया। अपनी आंखें खोली, मानो असहाय महसूस कर रहा हो। उसने आह भरी, आह, सच में, तुम जैसा कोई अकेला कैसे जा सकता है? अच्छा, तो तुम भी मेरे साथ आ जाओ। हम, कहाँ है वह? जब युवक ने मुड़कर देखा तो वांग इनफेंग का शरीर पहले ही गायब हो चुका था और उसकी अभिव्यक्ति उलझन में पड़ गई। नहीं, जब मैंने कहा कि आप जा सकते हैं तो मैं बस विनम्र बन रहा था। भाई, इसे गंभीरता से मत लीजिए। तभी भीड़ में से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, डरो मत दोस्तों। उस बच्चे के हाथ में जो मोब्लेड है वह तो बस एक लकड़ी का टुकड़ा है। देखने में तो यह मजबूत लगता है, लेकिन है बेकार। उसे काट दो। ये सुनते ही उस युवक के हाव भाव बदल गए और हालांकि उसे तुरंत समझ आ गया कि क्या हो रहा है, बाकी छात्रों को पहले ही कुछ गड़बड़ होने का आभास हो गया था।
उनके दिलों में एक अनाम क्रोध धधक रहा था और एक भयंकर मुस्कान के साथ वे उसे घेर लिए, उनके माथे मानो नसों से भरे हुए थे, इस उपद्रवी छड़ी से निपटने के लिए तैयार। फिर भी अपने चारों ओर खड़े इन छात्रों का सामना करते हुए मोटी और अनियंत्रित भौहों वाले उस युवक ने भौहें सिकुड़ी, लेकिन डर का कोई निशान नहीं दिखाया। ब्लेड हाथ में लेकर वह ठंडी हंसी हंसा। मुझे काट दोगे? चलो, मैं अपने जीवन में कभी कायर नहीं रहा। ये सुनकर भीड़ का गुस्सा और भी बढ़ गया और उन्होंने उसे घेरने के लिए अपने हथियार निकाल लिए। कुछ 100 मीटर दूर एक छत के ऊपर एक कन्फ्यूशियस विद्वान धूसर वस्त्र पहने, धूल से सना लोहे का बर्तन पकड़े, चमकदार टाइलों पर बेढंगे ढंग से बैठा था। वह औषधीय दलिया चबा रहा था और एक क्षण बाद उसने उसे निगल लिया और सांस छोड़ी। फिर उसने लापरवाही से अपनी आस्तीन से अपना मुंह पोंछा। लोहे के बर्तन को गले लगाकर वह बेपरवाह होकर बैठ गया, कुछ चमकदार टाइलें तोड़ दी, काले बर्तन को अपने पास रख लिया और अपनी ठुड्डी को सहलाते हुए गहरी आंखें गड़ा लीं। उसके सिर पर बालों का एक बिखरा हुआ गुच्छा था, जिस पर एक छोटा सा चूहा बैठा था और बीच बीच में चोंच मार रहा था। कन्फ्यूशियस विद्वान बेपरवाह सा मन ही मन बुदा रहा था। ये युवा पागल ऐसे समय में भी अपने असली कौशल का उपयोग नहीं करेगा। बिल्कुल जियांग शॉयई की तरह वह शापित कछुए का खोल। मैंने सोचा था 20 साल बाद मैं मास्टर शॉयई की जीथर और तलवार दोनों में बेजोड़ कुशलता को फिर से देखूंगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे फिर से खोल में छिपे कछुए जैसा कुछ देखने को मिलेगा। अरे, मैं देखना चाहता हूं कि तुम इसे कैसे पूरा करते हो, बच्चे। कन्फ्यूशियस विद्वान ने एक और थूका, हवा में छलांग लगाने के लिए तैयार, जब अचानक कुछ याद आया। उसने सावधानी से टिटमाउस को उठाया, धीरे से उसके साथ खेला और हंस दिया। तुम सचमुच लोगों से नहीं डरते? जाओ, मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। आइंदा इंसानों के इतने करीब मत आना। अगर तुम फिर मेरे करीब आए तो मैं तुम्हें उड़ा दूंगा और पानी पिला दूंगा। कन्फ्यूशियस विद्वान बोला और अचानक विकृत चेहरा बनाकर छोटी गौरैया को इतना डरा दिया कि वह कांपकर उड़ गई। विद्वान जोर से हंसा, लापरवाही से लोहे का बर्तन पकड़ा और एक छलांग लगाकर ये देखने लगा कि छोटा कछुआ इससे कैसे निपटता है। अब इन छात्रों को बर्खास्त करना आसान नहीं है। स्थिति के बारे में सोचते हुए कन्फ्यूशियस विद्वान मन ही मन हंसने लगा, उसकी आंखों और भौहों में खुशी झलक रही थी। एक दूसरी जगह वान गनफेंग को दौड़ते हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि पीछे से चिल्लाने की आवाज गूंजी। उसने तेजी से सिर घुमाया और छात्रों की एक भीड़ देखी। कुछ की चाल शानदार थी तो कुछ सादे कदमों से जो उसके पीछे आ रहे थे। ब्लेड पकड़े हुए हटे कट्टे युवक का संतुलन पहली नज़र में ही बिगड़ गया था। युवक को सिर दर्द होने लगा, उसे लगने लगा कि ये छात्र नए साल के त्योहार के दौरान चीनी की चाशनी से भी अधिक चिपचिपे थे। उसने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया था और उसके मन में कोई द्वेष नहीं था, इसलिए उसे किसी और टकराव में कोई रुचि नहीं थी। लेकिन स्थिति दिन के समान स्पष्ट थी। जब तक वह पराजित नहीं हो जाता, ये लोग निश्चित रूप से उसका पीछा करते रहेंगे। यदि वह लड़ते हैं तो वर्तमान अराजकता को देखते हुए ये निस्संदेह परेशानी भरा होगा। उस मैले कुचैले कन्फ्यूशियस विद्वान के बारे में सोचते ही युवक के दांतों में जलन से खुजली होने लगी। उसे चारों ओर विभिन्न स्कूलों के छात्र दिखाई दे रहे थे जो प्लास्टर की तरह चिपके हुए थे, जो उस समय अपरिहार्य था। तभी उसके सामने एक धुंधली परछाई कौंधी, सचमुच एक लकड़ी का खंजर हवा में घूमता हुआ, वान गनफेंग की नाक से बमुश्किल बचता हुआ। युवक के कदम रुक गए और इस अवसर का लाभ उठाते हुए कई शिष्य उसके सामने आ गए, दीवार पर खड़े होकर उसका रास्ता रोक लिया तथा अन्य शिष्यों ने उसे पीछे से और दोनों ओर से घेर लिया। स्थिति अपरिहार्य हो गई थी। सैन्य परिवार का एक लंबा युवक एक लंबी छड़ी पकड़े हुए शानदार ढंग से मुस्कुराया। चलो लड़ें, वान गनफेंग, और अधिक भागने से आपके लिए स्थिति और खराब हो जाएगी। उनके आत्मविश्वास भरे व्यवहार को देखकर वान गनफेंग ने तुरंत सोचा, सांस छोड़ी और कहा, आवश्यक रूप से नहीं। उसका प्रतिद्वंद्वी हल्के से हंसा और कोई जवाब नहीं दिया, बस आगे बढ़कर हमला करने लगा। वान गनफेंग की कलाई कांपी और विप्लॉक अजगर की तरह उछलकर लंबी छड़ी में फंस गया। दूसरे युवक ने सहज ही पीछे हट लिया और वान गनफेंग ने इस बल का इस्तेमाल करके जल्दी से दूरी कम कर ली। लेकिन जैसे ही वह पास आया, उसने कुछ मीटर ऊंची दीवार को छलांग लगा दी। जैसे ही विप्लॉक खुला, युवक ने हवा में एक सटीक चाप बनाया और कन्फ्यूशियस वस्त्र पहने एक आकृति के सामने उतरा। वह बल को कम करने के लिए कुछ देर रुका और उसकी प्रबल क्यूई उसके पैरों के नीचे फैल गई। ऊपर वाले छात्र को पहले तो कोई आपत्ति नहीं हुई, लेकिन दूसरी आकृति को देखकर उसके मन में अचानक एक विचार आया। उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया और वह चिल्लाया, कोई फायदा नहीं, कुछ मूर्खतापूर्ण काम मत करो, वान गनफेंग। जैसे ही उसकी आवाज़ धीमी हुई, वह अपनी छड़ी नीचे झुलाते हुए दीवार से कूद गया। अचानक से कन्फ्यूशियस पोशाक पहने युवक उदासीन बना रहा। उसने अपनी भौं को थोड़ा सा ऊपर उठाया, उसकी स्पष्ट भूरी आंखें गिरते हुए वान गनफेंग को मनोरंजन के साथ देख रही थीं।
वान गनफेंग ने उन छात्रों की चीख पुकार और उन पर टूट पड़ने की आवाज़ को अनसुना कर दिया और अपने सामने खड़े युवक को ठीक से देखे बिना ही उसने आगे बढ़कर दूसरे का हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं तुम्हें एक अवसर दे रहा हूँ। जैसे ही उसने कुछ कहा, उसने अपना हाथ अपने गले पर रख लिया। उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था, जो शायद ही कभी इतना चमकीला होता है। आप जीत गए हैं। पीछे से उन्मत्त आवाज़ें और ज़मीन पर गिरते हथियारों की आवाज़ें आ रही थीं। वान गनफेंग मन ही मन निश्चिंत हो गया, लेकिन उसका हाथ आसानी से उसकी पकड़ से छूट गया और उसके अपने कॉलर की ओर खिंच गया, जिससे वह थोड़ा अचंभित रह गया। अगले ही क्षण उसे अचानक हवा में उठा लिया गया और जोर से जमीन पर पटक दिया गया। उसकी गोल्डन बेल शील्ड की आंतरिक शक्ति बिखर गई, उसके चेहरे पर स्तब्धता के भाव दिखाई देने लगे। उसके सामने वाले व्यक्ति ने हल्के से ताली बजाई, नीचे झुका, उसका बायां हाथ उसकी पीठ के पीछे था और उसका दाहिना हाथ एक फोल्डिंग फैन पकड़े हुए था। उसने घबराए हुए युवक का चेहरा उठाया, उसके होठों पर एक मुस्कुराहट थी, और कहा, बेशक, मैं जीत गया हूँ। हालांकि पिछली बार जब हम अलग हुए थे, तब से 8-9 महीने हो गए हैं। भाई वांग, आप लंबे हो गए हैं और आपकी हिम्मत भी काफ़ी बढ़ गई है। आवाज़ जानी पहचानी और मजाकिया थी। वान गनफेंग जमीन पर स्तब्ध पड़ा था, उसका चेहरा ऐसा लग रहा था मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। जू, जैसे ही उसने उपनाम कहना शुरू किया, उसे अपनी ठुड्डी पर फोल्डिंग फैन का हल्का सा दबाव महसूस हुआ। हार मानकर उसने कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। भाई, उसके सामने खड़ा युवक अपना फोल्डिंग फैन उठाकर खड़ा हो गया और मुस्कुराया। वास्तव में वान गनफेंग अपने सामने खड़े उस खूबसूरत युवक को देखकर हक्का बक्का रह गया। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ, फिर एक पुराने दोस्त से मिलने की खुशी की लहर दौड़ गई। पिछली रात चांदनी में उसने जो रहस्यमयी तेज धड़कन महसूस की थी, वह अब दोबारा नहीं आ रही थी, मानो वह शुरू से ही एक भ्रम ही रही हो। अपने दाहिने हाथ को जमीन पर दबाते हुए वह उछलकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। 9 महीने पहले वान गनफेंग की लंबाई जू किनशुंग के बराबर थी, लेकिन अब अपनी मार्शल आर्ट की प्रगति और अमृत से पोषण के साथ वह अपने अच्छे दोस्त से थोड़े अंतर से लंबा हो गया था। अभी भी सुंदर युवक को देखते हुए, जो कल से अपरिवर्तित लग रहा था, वान गनफेंग ने अपना मुंह खोला। बहुत कुछ कहना चाहता था, फिर भी वह केवल इतना ही कह सका, तुम यहाँ कैसे आए? इस पुनर्मिलन पर जू किनशुंग भी काफ़ी प्रसन्न हुई और हंसते हुए बोली, मैं क्यों नहीं आ सकता? क्या ऐसा हो सकता है कि फुफेंग काउंटी का पूरा क्षेत्र भाई वान का है, और भले ही शहर के द्वार खुले हैं, फिर भी मुझे अकेले प्रवेश करने की अनुमति नहीं है? उनके आखिरी वाक्य में एक चिढ़ाने वाला भाव था। वान गनफेंग ने बार बार हाथ हिलाते हुए जल्दी से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? ये देखकर कि उसने इस सामान्य मजाक को दिल पर ले लिया है, जू किनशुंग को यह मज़ेदार लगा। उसने बीच में ही टोकते हुए कहा, ठीक है, ये तो बस एक मजाक था, इसे गंभीरता से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ क्षण विचार करने के बाद, बिना विस्तार में जाए, उन्होंने केवल इतना कहा, गनफेंग, तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे 3 साल तक घर पर ही एकांतवास में रहना था। हालांकि कुछ ऐसी घटनाएं घटीं जिनके कारण मेरे बुजुर्गों के साथ एक समझौता हुआ और मुझे फुफेंग में साधना करने की अनुमति मिल गई। मैं अभी अभी फुफेंग पहुंचा हूं, लेकिन आपको अपनी साधना में 9वीं कक्षा प्राप्त करने के इतने करीब देखना वास्तव में एक सुखद आश्चर्य है। अपनी आवाज़ को थोड़ा रोकते हुए जू किनशुंग की आंखें हल्की सी चमक उठीं, मानो किसी बहुप्रतीक्षित सुंदर दृश्य को देख रही हों। फिर पीछे खड़े छात्रों की ओर ध्यान देते हुए, जो निराश और उदास चेहरे लिए सब कुछ हार चुके जुआरियों की तरह चले गए थे, उसने भौहें चढ़ाते हुए कहा, हालांकि आपके मार्शल आर्ट के स्तर को देखते हुए आपको इतनी दयनीय स्थिति में क्यों पहुंचाया गया? वान गनफेंग ने अपना मुंह खोला। स्थिति जटिल थी और वह नहीं जानता था कि कैसे समझाए, लेकिन इस समय उसकी अभिव्यक्ति सूक्ष्म रूप से बदल गई और उसने कहा, अच्छा नहीं है, डॉट 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 डॉट। मार्शल आर्ट क्षेत्र के बाहर सैन्य परिवार का युवा मो ब्लेड प्रैक्टिशनर पहले ही अपना ब्लेड एक तरफ फेंक चुका था और 2 अन्य लोगों से हाथापाई कर रहा था। वह उन दोनों के सामने कुछ भी नहीं था, नीचे दबे हुए लगातार मार खा रहा था। कुछ समय के लिए उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई थी और वह जमीन पर पड़ा हौंफ रहा था। अन्य 2 छात्र अपने पैरों पर खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहे थे, भारी सांस ले रहे थे। उन्हें लग रहा था कि यद्यपि वे जीत गए थे, लेकिन वे हारने से अधिक थके हुए थे। इस व्यक्ति की कठोरता अत्यंत क्रोधित करने वाली थी। एक बार गिरा तो वह 2 बार उठा। आखिरकार, अब और नहीं हिलूंगा। बच्चे, तुम बस फिर से उठने की कोशिश करो। सैन्य परिवार के युवक ने बस आंखें घुमाकर जमीन पर देखा, जबकि गहरे रंग के जोशीले परिधान पहने छात्र ने मन ही मन राहत की सांस ली। उसने दूर तक देखा और अपने साथी से कहा, उन्हें अब तक जीत जाना चाहिए था। दूसरे छात्र ने सिर हिलाया और कहा, करना चाहिए था, करना चाहिए था। आखिरकार, केवल एक ही व्यक्ति है। भारी सांस ले रहे दोनों छात्रों को यह एहसास नहीं हुआ कि सैन्य परिवार के युवक का हाथ,
जिसमें लड़ाई जारी रखने की ताकत नहीं थी, एक बार फिर जमीन से उठते ही कांपने लगा था। महान किन में मोजे अक्सर कपड़े के बने होते थे क्योंकि कपड़ा अच्छी तरह से खींचता नहीं था, जिससे पहनने पर वे ढीले पड़ जाते थे, इसलिए उन्हें बांधने के लिए ऊपर रिबन सिल दिए जाते थे। कांपते हाथ ने दोनों पुरुषों के थोड़े ढीले रिबन को सावधानी से खोला और उन्हें एक साथ बांधकर मजबूती से गांठ लगा दी। रिबन कसे होने की वजह से दोनों को पता ही नहीं चला। गहरी सांस लेते हुए गहरे रंग के जोशीले परिधान में छात्र बोला, लगता है इसमें और कुछ नहीं है, चलो देखते हैं। ठीक है। दोनों ने अपने हथियार उल्टे उठा लिए, पीछे वाले पर एक नज़र डालने की भी आलस्य में। उन्होंने अपने पैरों का इस्तेमाल किया और छलांग लगाई, लेकिन तुरंत ही संतुलन खो बैठे और चीखें निकलने लगीं। अपनी साधारण मार्शल आर्ट और क्षीण आंतरिक शक्ति के साथ वे जमीन पर गिर पड़े, बुरी तरह घायल हो गए और दर्द से कराहने लगे। हा 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 हा। उनके पीछे संतुष्टि भरी हंसी की आवाज़ गूंजी। दोनों छात्र उठे, उन्हें चक्कर आ रहा था और वे दुखी थे। दांत पीसते हुए उन्होंने सैन्य परिवार के उस युवक को देखा जिसमें अब लड़ने की ताकत नहीं बची थी। उसकी मोटी और अस्त व्यस्त भौहें ऊपर उठी हुई थीं, उसकी नाक सूजी हुई थी और चेहरा चोटिल था, फिर भी उसके चेहरे पर एक उत्साहपूर्ण प्रकाश था। यहाँ बेली, मैं कभी पीछे नहीं हटता या डरता नहीं। स्पष्ट हार के बावजूद उनके चेहरे पर उत्साहपूर्ण भाव थे, जिससे ऐसा लग रहा था कि वे सचमुच विजेता हैं। दोनों छात्र गुस्से में दांत पीस रहे थे, तभी एक लकड़ी की तलवार हवा में उड़कर युवक के सामने आ गिरी। नीली कमीज पहने वांग गनफेंग ऊंची दीवार से कूदा, तलवार की मूठ को आराम से पकड़ते हुए म्यान से तलवार निकाली और हवा में वार कर दिया। तेज आवाज के बीच तलवार की धार थोड़ी सी कांपना बंद हो गई और दोनों छात्रों के बीच में आ गई। अपनी उतावली में वे अपना हमला रोकने में नाकाम रहे और तलवार की धार से तेज ची निकली जो बाहर की ओर फैल गई, जिससे दोनों युवकों के काले बाल बेकाबू हो गए। कांपती और हल्की भिनभिनाहट की आवाज से दोनों छात्रों के सिर में झुनझुनी हुई, जिससे वे वहीं रुक गए। वांग गनफेंग ने सांस छोड़ते हुए शांति से कहा, वांग गनफेंग हार गया है, अब तुम दोनों को रुक जाना चाहिए। दोनों छात्र कुछ देर रुके, एक दूसरे को देखा, यह अच्छी तरह जानते हुए कि वे वांग गनफेंग के सामने कुछ भी नहीं थे। दोनों फूफेंग के छात्र थे और उनमें कोई गहरी दुश्मनी नहीं थी, इसलिए उन्हें पीछे हटने की इच्छा हुई। हालांकि युवा होने के कारण वे जाने से पहले गुस्से में कुछ कठोर शब्द कहने से खुद को नहीं रोक पाए। वांग गनफेंग को कोई आपत्ति नहीं हुई और उन्होंने बस अपनी तलवार म्यान में रखी, जल्दी से मुड़े और उस युवा सैन्य परिवार के योद्धा की ओर चल दिए। अपनी नब्ज जांचने के बाद वांग गनफेंग ने राहत की सांस ली और कहा, कोई बात नहीं, बस कुछ मांस के घाव हैं। उसने युवक को पलट दिया और अपनी कमर से एक तेज गति से चांदी की धारियां चमक उठीं और युवक के शरीर पर कई चांदी की सुइयां लगा दीं। अपने दाहिने हाथ के एक झटके से ताइसु सुई तकनीक का प्रयोग किया गया। इस बीच उसने अपने दूसरे गुरु द्वारा दिए गए कमरबंद से कई छोटे जार और बोतलें निकाली और उन्हें युवक को पिलाते हुए पूरे चेहरे पर क्षमा याचना व्यक्त की। मुझे माफ करें, अभी अभी तुम्हें इतना दुर्जय देखकर मैंने सोचा। उसकी आवाज़ धीमी पड़ गई क्योंकि वांग गनफेंग को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसके चेहरे पर और भी गहरा पश्चाताप झलक रहा था। लीबो की कहानियों में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां बचाए गए लोग कृतज्ञतापूर्वक जीने की बजाय मरना पसंद करते हैं, लड़ाई में शामिल हो जाते हैं, लेकिन दुश्मन उन्हें एक क्षण में ही मार गिराता है। तभी उसने देखा कि यह युवक बड़ी आसानी से भारी मोब्लेड चला रहा है। उसका संतुलन स्थिर और शांत था, एक सच्चे गुरु जैसा व्यवहार। युवक की मार्शल आर्ट को श्रेष्ठ मानते हुए वांग गनफेंग ने पूरी तरह से हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि वह बोझ ही बनेगा, इसलिए उसने पहले वहां से निकल जाने और किसी और दिन मदद का बदला चुकाने का फैसला किया। लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी। युवा सैन्य परिवार के योद्धा ने झुंझलाहट में अपनी आंखें घुमाईं और बिना एक शब्द भी धन्यवाद कहे अमृत निगल लिया और कहा, आप कन्फ्यूशियस विद्वान ऐसे ही होते हैं, हमेशा इतने सतर्क रहते हैं। आप एक व्यक्ति के रूप में ठीक लगते हैं, लेकिन आप निश्चित रूप से कोई शूरवीर भावना वाले नायक नहीं हैं। क्षमा प्रार्थी चेहरे के साथ वांग गनफेंग ने कोई जवाब नहीं दिया तथा अपना पूरा ध्यान सुई लगाने पर केंद्रित कर दिया। जू किनशुंग ने उसकी हरकतों को गौर से देखा। उसके पैर के अंगूठे पास पड़े मोब्लेड को हल्के से छू रहे थे। उसने उसे पकड़ लिया और आश्चर्य से बोली, ये लाख का बढ़िया काम है। गर्व महसूस करते हुए युवा सैन्य परिवार योद्धा ने कहा, बेशक, मैंने इसे व्यक्तिगत रूप से तैयार किया है, इसलिए यह निश्चित रूप से अच्छा है। इस कला को सीखने के लिए मैंने अच्छी खासी 100 चांदी की मुद्राएं खर्च की और प्रतिदिन एक बदबूदार भिखारी को शराब पिलाई ताकि मैं इसे हासिल कर सकूं। जू किनशुंग हंसे, सचमुच दिलचस्प है। सुई तकनीक से जकड़न दूर करने और चीपुष्ट करने वाले अमृत से बल पाकर वांग गनफेंग द्वारा सुइयां निकालने के बाद वह युवक अपने आप उठने में सक्षम हो गया। अपनी मुट्ठी भींचते हुए उसने आश्चर्य से कहा, प्रभावशाली कौशल। इस बीच जू किनशुंग ने लापरवाही से अपनी कलाई हिलाई और मोब्लेड उस युवा सैन्य परिवार के योद्धा के पास सुरक्षित रूप से आ गिरा।
उसने ब्लेड को पकड़ लिया, एक जोरदार झटका मारा और उनसे कहा, आप दोनों का शुक्रिया। वांग वेनफेंग ने भी जवाब दिया, मुझे ही आपको धन्यवाद देना चाहिए। वांग वेनफेंग का क्षमाप्रार्थी चेहरा देखकर युवा सैन्य परिवार के योद्धा ने अपनी मोटी भौहें उठाकर उपेक्षापूर्वक हाथ हिलाया और कहा, इतना दोषी मत दिखर, जो भी बेहतर नहीं जानता वह यही सोचेगा कि तुमने मेरे साथ गलत किया है। मैं उन लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम महान किंग के वीर पुरुषों को सम्मान और गर्व के साथ बड़ी संख्या में लोगों के विरुद्ध विजय प्राप्त करनी चाहिए। तभी हम वास्तव में स्वयं को भावुक कह सकेंगे। कुछ लोगों को संख्याबल से धमकाना और फिर कुटिल योजनाओं का सहारा लेना, इससे कोई किस तरह का नायक बन जाता है। उसके शब्द साहसिक और वीरतापूर्ण थे, जिससे वांग वेनफेंग की प्रशंसा हुई। फिर उसने पूछा, मैं वांग वेनफेंग हूँ, क्या मुझे आपका सम्मानित नाम जानने का सम्मान मिल सकता है? युवक ने अपना दुर्जय हथियार पकड़कर उसे जमीन पर मजबूती से टिका दिया, मुस्कुराया और जवाब दिया, मेरा संयुक्त उपनाम बेली है और मेरा नाम केवल एक अक्षर फैंग है। फैंग का कहना है कि मार्क्विस की उपाधि पाने के लिए 10,000 मील की यात्रा करनी होगी। उन्होंने कुछ देर रुककर कहा, सैन्य परिवार, रणनीतिकार, पुनश्च इस उदार पुरस्कार के लिए पीक्यू कॉस्ट्स का विशेष धन्यवाद। लंबा अध्याय आज दोपहर को अपडेट किया जाएगा और उसके बाद अतिरिक्त अपडेट दिया जाएगा। पुनश्च सैन्य परिवार के युवा का नाम पुस्तक मित्र बेली फैंग द्वारा प्रदान किया गया था। धन्यवाद के साथ वह 1,00,000 बहादुर सैनिकों को नियंत्रित करता था, दुनिया से बात करता और हंसता था, अकेले ही ब्रह्मांड का प्रबंधन करता था। एक सैन्य परिवार के रणनीतिकार के रूप में किसी के मार्शल आर्ट कौशल का उच्च होना आवश्यक नहीं है, लेकिन जब अन्य सभी लोग खेल में व्यस्त हों तो उसे शांत और तर्कसंगत दिमाग रखना चाहिए, क्योंकि केवल रणनीतिकार को ही शांत रहना चाहिए और किसी घातक स्थिति में जीवित रहने के लिए एकमात्र अवसर ढूंढना चाहिए। आज तक वांग वेनफेंग ने कभी नहीं सोचा था कि कोई रणनीतिकार ऐसा दिख सकता है। कोई फोल्डिंग पंखा या बढ़िया स्कार्फ नहीं, केवल महान किंग का 2.5 मीटर लंबा मोब्लेड। मनमाने ढंग से वीर, अनियंत्रित और अनियंत्रित। वेनफेंग, एक और सविंग। एक तेज चीख उसके कानों तक पहुंची और वांग वेनफेंग ने बेली फैंग के हाथों से मिट्टी के बर्तन का कटोरा ले लिया, चावल परोसने के लिए मुड़ा। उसका लकड़ी का चम्मच बर्तन के तल को खुरच रहा था और उसने गहरी सांस ली। और बहुत ज्यादा खाने वाला भी, क्योंकि उसने जू किनशुंग से मुलाकात की थी और बेली फैंग मामले के बारे में दोषी महसूस किया था, इसलिए उसने दोपहर होने पर उन दोनों को अपने घर पर एक साधारण भोजन के लिए आमंत्रित किया। मूल फ्राइंग पैन को हटा दिया गया था तथा उसे नए सिरे से बदलने की तैयारी थी। वे अभी भी उस पुराने बर्तन का उपयोग कर रहे थे, इसका कारण कुछ बेशर्म और लापरवाह कन्फ्यूशियस विद्वान थे। जैसे ही उसने बेली फैंग को चावल दिया, एक और खाली कटोरा उसे दे दिया गया। भूरे वस्त्रधारी कन्फ्यूशियस विद्वान ने अपनी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाया, बेली फैंग को तिरस्कार और आत्मसंतुष्टि से देखा, अपना बायां हाथ बढ़ाया और अपनी उंगलियों से इशारा किया कि वह पहले ही 5 कटोरे चावल खा चुका है, जिससे बेली फैंग चिढ़ गया और उसने ठंडी आवाज में हौंफते हुए, अपने चॉपस्टिक्स को उड़ाते हुए, अपने कटोरे में चावल को तेजी से कम करते हुए देखा। कन्फ्यूशियस विद्वान ने घृणा से अपनी जीभ चटकाते हुए मंद हंसी की, फिर एक आत्मसंतुष्ट चेहरे के साथ वांग वेनफेंग की ओर मुड़कर कहा, छोटे पागल, चलो एक और कटोरा। उस निर्लज और बेशर्मी से मुस्कुराते चेहरे को देखकर वांग वेनफेंग ने लगभग अपना संयम खो दिया और चीनी मिट्टी का कटोरा सीधे उसके चेहरे पर दे मारा। एक थप्पड़ के साथ उसने चावल का कटोरा अपने हाथ में ले लिया और अपनी हताशा को रोकते हुए उसे चावल परोसने के लिए मुड़ा। जू किनशुंग की आंखें चमक उठी जब उसने गुस्से से भरे वांग वेनफेंग को देखा और कहा, मास्टर नी, आपकी साधना कम नहीं है, मुझे लगता है। कन्फ्यूशियस विद्वान ने चावल प्राप्त किया, उसके चेहरे पर एक अच्छी फसल के बाद संतुष्ट किसान जैसी सरल मुस्कान थी और उसने उत्तर दिया, बस इतना ही, बस इतना ही। युवती ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ बोली, तो फिर मास्टर ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? हम। वह रुकी, उसकी नज़र कन्फ्यूशियस विद्वान के हाथ के पास रखे चीनी मिट्टी के कटोरे पर पड़ी। हालांकि उसने अपनी बात पूरी नहीं की, फिर भी सब समझ गए कि उसका क्या मतलब था। ये देखते हुए कि आप पहले से ही एक कुशल व्यक्ति हैं, फिर भी आप में 3 युवाओं को मुफ्त में लूटने की हिम्मत क्यों है? उसका लहजा मजाकिया था, आरोप लगाने जैसा नहीं, बल्कि जान पहचान वालों के बीच दोस्ताना मजाक जैसा। कन्फ्यूशियस विद्वान ने लापरवाही से सफ़ेद मूली के अचार का एक टुकड़ा मुंह में ठूंसा, जी भरकर चबाया, निगला और फिर संतुष्टि से सांस छोड़ी। फिर अचानक उसके चेहरे पर उदासी छा गई और उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं नहीं जा सकता। ठीक 19 साल, 357 दिन, 11 घंटे, 3/4 और 7 मिनट पहले मैंने किसी के साथ शर्त लगाई थी। मैं हार गया और मुझे यहीं रहना पड़ा। यहाँ से जाने के लिए मुझे 2 शर्तें पूरी करनी होंगी, जिनमें से एक है पूरे 20 साल तक रहना। उसे दिन, घंटे और मिनट तक का समय इतनी सटीकता से याद करते हुए सुनकर उन तीनों के दिलों में एक सिहरन दौड़ गई।
बेली फैंग ने मुंह में खाना निगलते हुए कहा, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम सचमुच उस व्यक्ति से नफरत करते हो, है ना? कितना तुच्छ! मास्टर नी ने अपनी आंखें घुमाईं, अपने हाथ को उंगलियों से थपथपाने के लिए उठाया और कहा, शर्त तो शर्त है, निष्पक्ष और स्पष्ट, इसमें नाराजगी की क्या बात है? बात बस इतनी है कि लगभग 20 साल तक एक ही जगह पर रहने के बाद, इस लानत वाली जगह पर मैं एक मिनट भी और नहीं रुकना चाहता। मैं चलते समय, खाते समय, यहाँ तक कि सोते समय भी यहाँ से जाने के बारे में सोचता हूँ और इसके बारे में सपने देखता हूँ। समय पूरा होते ही मैं तुरंत यहाँ से चला जाऊँगा। मैं अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहता। ये सोचते हुए उसने मूली की एक और पट्टी उठाए और जोर जोर से चबाने लगा, मानो वह अपनी दबी हुई कुंठा को बाहर निकाल रहा हो। बेली फैंग ने उत्सुकता से ऊपर देखा और पूछा, जिस व्यक्ति के साथ आपने शर्त लगाई थी, उसने आपसे क्या छीन लिया जिससे आप वहां से नहीं जा सके? मेरे पास वस्तुतः कोई मूल्यवान वस्तु नहीं है। क्या उसने तुम्हें जहर दिया था या तुम्हें जाने से रोकने के लिए उसने तुम्हारे गले पर चाकू रख दिया था? कन्फ्यूशियस विद्वान ने बेली फैंग के जिज्ञासु और उत्सुक चेहरे को देखा, अपनी आंखें घुमाईं और कहा, कोई भी नहीं। उसने बस यूं ही एक शाखा तोड़ दी और अकादमी के प्रवेश द्वार पर एक रेखा खींच दी। बेली फैंग का चेहरा अजीब हो गया जब उसने उसकी ओर देखा और कहा, एक लाइन ने तुम्हें 20 साल तक फंसा रखा है। तुम इसे कुछ ज्यादा ही गंभीरता से ले रहे हो। वह रेखा 20 वर्षों में मिट गई होगी। मास्टर नी इस पर हंस पड़े, लेकिन तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उनकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और एक अवर्णनीय विशिष्टता के भाव से गहरी हो गईं। एक पल की खामोशी के बाद उन्होंने बस इतना कहा, अरे बच्चे, अगर मैं भाग जाता तो मैं सचमुच शर्त हार जाता। उनमें से 3 लोग वाक्यांश के महत्व को नहीं समझ पाए, केवल ये देखकर कि वह उदास लग रहा था। बेली फैंग ने उसे सांत्वना देने के लिए कहा, ओह, इतना निराश मत हो। हालांकि यह थोड़ा मूर्खतापूर्ण हो सकता है, लेकिन बिना भरोसे वाला आदमी कभी खड़ा नहीं रह सकता। इस तरह 20 साल इंतजार करने के बाद तुम सचमुच एक असली मर्द कहलाने के लायक हो। अचानक उसे यह एहसास हुआ कि शायद ये कहना उचित नहीं होगा। वह थोड़ा रुका, फिर उसके मन में एक विचार आया। उसकी आंखें चमक उठी, उसने मेज पर जोर से पटक दिया और कहा, जिस दिन आप बाहर जा सकते हैं, संयोग से उसी दिन ओल्ड मास्टर झाओ का 80वां जन्मदिन है और एक भव्य भोज का आयोजन सभी के लिए खुला है। हर कोई जाकर भोजन कर सकता है। क्या हम साथ में चलें? यह मेरी तरफ से आपके लिए एक उपहार होगा। आपकी दावत। मास्टर नी इन बेशर्म शब्दों से गुस्से से घुरते हुए प्रतीत हुए, जबकि वांग गनफेंग थोड़ा चौंक गए। फूफेंग में नए होने के कारण वे इस ओल्ड मास्टर झाओ को नहीं जानते थे। उनके हाव भाव देखकर जू किनशुंग मुस्कुराए और समझाया, फूफेंग में जियांगू के प्रसिद्ध बुजुर्ग वरिष्ठ झाओ झेंग ने छोटी उम्र में ही प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी, बुराई को अपना दुश्मन मानकर घृणा की और अपने निपुण क्षैतिज बाह्य कौशल के साथ फूफेंग की भूमि पर विचरण किया। उन्होंने जियांगू में कई साहसिक कार्य किए, 35 वर्ष की आयु में मध्य तृतीय रैंक प्राप्त की और 60 वर्ष की आयु में सिद्ध चतुर्थ रैंक में प्रवेश किया। यद्यपि वर्षों की परिश्रमपूर्ण साधना के बाद भी उन्हें कोई सफलता नहीं मिली है, फिर भी अब तक उनकी क्षैतिज दिव्य कुशलताएं पुनर्तः परिष्कृत हो चुकी होंगी। सचमुच एक दुर्लभ गुरु। वांग गनफेंग ने अब स्थिति को समझते हुए हल्के से सिर हिलाया, लेकिन तभी उसे उस युवती की भूरी आंखों में एक चमक दिखाई दी, मानो उनमें एक जलती हुई, चकाचौंध भरी चमक हो। उसका दिल तेजी से धड़का और एक सवाल उठा, वह भी फूफेंग में नहीं थी, तो वह इन बड़े गुरुओं से इतनी परिचित क्यों थी? उसका मन इन बुजुर्गों के बीच उस लड़की की दुर्जय, अपराजित प्रतिष्ठा के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सका और अचानक एक हास्यास्पद विचार आया। आपका सफ़र एम्पायर में जारी है। क्या वह अपनी सफलता के बाद उन सभी योग्य प्रतिद्वंद्वियों को एक एक करके चुनौती देने का इरादा रखती थी? युवक ने अपना सिर हिलाकर उस बेतुके विचार को खारिज कर दिया और कहा कि यह सब उसकी अतिसोच का परिणाम है। विचार करने पर यह बात उचित प्रतीत हुई कि जियांगू कुलीन परिवारों के वंशजों को अनुभव के लिए नए स्थानों पर जाने से पहले स्थानीय विशेषज्ञों के बारे में पूछताछ करनी चाहिए। वास्तव में उनके जैसे ही इसमें सिर के बल कूदना दुर्लभ था। इस समय लड़की की आवाज़ थोड़ी रुक गई, उसका स्वर अपरिवर्तित रहा। वह धीरे से हंसी और बोली, फूफेंग में एक प्रभावशाली बुजुर्ग, स्वाभाविक रूप से उनके पास इस भोज की मेजबानी करने का अधिकार है। युवक ने चुपके से उसकी तरफ देखा, उसकी साफ पारदर्शी भूरी आंखों पर ध्यान दिया, जिनमें पहले वाली तलवार जैसी तीक्ष्णता नहीं थी। जू किनशुंग ने उसकी निगाहें देखीं, अपना सिर थोड़ा झुकाया और खुलकर शालीनता से मुस्कुराए। चूंकि चारों लोग मार्शल आर्ट के माहिर थे, इसलिए उनकी भूख हम लोगों से कहीं ज्यादा थी। एक ही बार के खाने में हंसी मजाक, बेसुरी बातें और लगभग शाम तक खाना शामिल था, और वे अपने कटोरे इतने साफ सुथरे खा रहे थे कि अगर कोई चूहा अंदर चला जाए तो उसकी आंखों में आंसू आ जाएं, जबकि बेली फैंग और कन्फ्यूशियस विद्वान दावा कर रहे थे कि उनका पेट सिर्फ 70% ही भरा है। एक बुजुर्ग और एक युवा अपने दांत साफ करते हुए दूर चले गए, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ कि उनके रिश्ते में काफी सुधार हुआ है।
उनके पीछे हटते हुए लोगों को देखकर वांग इनफेंग को चिढ़ भी हुई और मज़ा भी आया। जू किनशुंग ने अपनी हंसी रोकी और कहा, आपका दोस्त सचमुच दिलचस्प है। युवक क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। सहज रूप से कन्फ्यूशियस विद्वान को नीचा दिखाने वाला था, लेकिन अनायास ही उसके होठों पर एक सौम्य मुस्कान उभर आए और उसने धीरे से सिर हिलाकर जवाब दिया, नए साल की पूर्व संध्या के बाद से यह पहली बार था जब घर में इतनी जीवंतता महसूस हुई। अचानक उसके मन में एक विचार आया और युवक थोड़ा झिझका लेकिन वास्तव में उत्सुक था। उसने अपने सामान्य व्यवहार के साथ सहजता से पूछा, जू, आप सीनियर झाओ झेंग को चुनौती देने की योजना कब बना रहे हैं? लड़की ने अपना सिर झुकाकर उसकी ओर देखा। उसके होंठ थोड़े मुड़े हुए थे। 5वां रैंक। आपने इतना धैर्य रखा है कि पूछने के लिए इतनी देर तक प्रतीक्षा की है। वांग इनफेंग थोड़ा शर्मिंदा दिखे और उन्होंने अपना सिर खुजाते हुए कहा, तुमने ध्यान दिया है ना? रुकते हुए उसके सीने में बेतुका विचार लगातार उमड़ता रहा। एक पल झिझकने के बाद वह फिर बोला, आप सचमुच योजना बना रहे हैं हम इस युग पर हावी होने के लिए? वांग इनफेंग उन बड़े विशेषज्ञों को हराने की बात करना चाहता था, लेकिन लड़की का बयान उसकी कल्पना से 10 गुना ज्यादा दुस्साहसी था, जिससे उसकी सांसें अटक गईं। लड़की सूर्यास्त की ओर मुड़ी। वांग इनफेंग के सामने उसके कदम धीमे थे, उसके काले बाल हल्के से खुले थे, उसकी भूरी आंखें वांग इनफेंग को देख रही थीं और उसने कहा, इस दुनिया के सभी विशेषज्ञों को हराना और मार्शल आर्ट के शिखर पर खड़ा होना। ऐसा होने से पहले मैं किसी भी पारिवारिक या प्रेमपूर्ण रिश्ते पर विचार नहीं करूंगा। जैसे ही वह बोल रही थी, शाम का सूरज निकल आया, जिसकी आभा खून जैसी थी, उसकी साफ भूरी आंखों में झलक रही थी और उसके चेहरे पर एक लालिमा सी छा रही थी, जो उस पल दीप्तिमान लग रहा था। युवक का दिल अचानक जोर जोर से धड़कने लगा। उसके होंठ खुल गए, उसका दिमाग क्षण भर के लिए रुक गया और वह बोल पड़ा, तो फिर जिस व्यक्ति के साथ आप रोमांटिक संबंध बनाना चाहते हैं, उसकी क्या आवश्यकताएं हैं? शब्द बोलते ही उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कह दिया है। उसका चेहरा तुरंत डर से लाल हो गया, लेकिन शुक्र है कि सूर्यास्त हो चुका था, जिसने उसकी शर्मिंदगी को लालिमा के आवरण में ढक दिया था। जू किनशुंग थोड़ा चौंकी, फिर उसने सोचकर वांग इनफेंग को परखा। उसने अपना फोल्डिंग पंखा झटके से खोला, अपने ऊपर उठे हुए होठों को छिपा लिया, केवल अपनी चमकती हुई आंखें दिखाई दीं, जो जोर से हंसने से बचने के लिए अपने मनोरंजन को रोके हुए थीं। वह मार्शल आर्ट में डूबी हुई थी और प्रेम के मामलों में उसकी कोई रुचि नहीं थी। उसके मन में ठुकराने के कई तरीके आए। चूंकि वांग इनफेंग के बारे में उसकी अच्छी राय थी, वह उसे अपना दोस्त और भविष्य का संभावित दुश्मन दोनों मानती थी, इसलिए उसने सबसे कम दुख पहुंचाने वाला विकल्प चुना। उसने पंखा हल्के से बंद कर दिया, लेकिन वांग इनफेंग का चेहरा लाल रहा, उसकी नज़रें दूसरी ओर हट गईं। लड़की खांसी, लेकिन उसकी नज़रें पीछे नहीं हटीं। थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए उसने निर्णायक रूप से उसकी ओर 2 कदम बढ़ाए, अपना पंखा उसकी ठुड्डी के नीचे टिकाया और धीरे से उसे ऊपर उठाया, जिससे वह उसकी ओर देखने को मजबूर हो गया। उसकी आंखें साफ और स्पष्ट थीं, और उसके होंठ मुड़े हुए थे क्योंकि वह हर शब्द स्पष्ट रूप से बोल रही थी। हराना, जीतना, मुझे। पुनश्च एक लंबा अध्याय प्रस्तुत किया गया। थोड़ी देरी के लिए क्षमा करें। वू चांगकिंग ने अपनी दाढ़ी को सहलाया जब उसने वांग इनफेंग को साधना में लीन देखा और धीरे से कहा, इनफेंग, तुम हाल ही में और भी अधिक लगन से अभ्यास क्यों कर रहे हो? लेकिन यह अच्छी बात है। कुछ ही दिनों में तुम निश्चित रूप से 9वीं कक्षा में पहुंच जाओगे। कुछ याद आते हुए उन्होंने संतोष से सिर हिलाया और टिप्पणी की, ऐसा छात्र वास्तव में सीखने योग्य है। इस बीच वांग इनफेंग के हाथ में लकड़ी की तलवार हल्की सी सीटी बजा रही थी। उसकी 9 तलवारों की परछाइयां एक ही झटके में विलीन हो रही थीं और हवा में चीरती हुई एक भयंकर ध्वनि पैदा कर रही थी। शक्तिशाली क्यूई लगातार उलझ रही थी, तलवार के शरीर से कुछ इंच दूर तक फैल रही थी और फिर तेजी से बिखर रही थी। अगर यह शक्ति थोड़ी और सघन होती, तो इसमें लगभग असली तलवार क्यूई जैसी शक्ति समाहित हो जाती। युवक ने गहरी सांस ली, उसे आंतरिक रूप से बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। वास्तव में जू किनशुंग ने उसे अस्वीकार कर दिया था, फिर भी वह उस युवा लड़की के इरादों को समझने से पहले ही मूर्खतापूर्ण तरीके से घर लौट आया। प्रेम और प्रणय प्रसंग इस संसार के विशेषज्ञों पर विजय पाने के बाद ही आना चाहिए, और विचार करने की शर्त यह थी कि उससे आगे निकला जाए। यह एक ऐसी समस्या थी जिसका समाधान नहीं हो सकता था। उस दिन को बीते कई दिन बीत चुके थे। बेली फैंग और टीचनी अक्सर कुछ न कुछ खाना साथ लाते थे, बेशर्मी से अपने खाने और हंसी मजाक का आनंद लेते थे, जबकि जू किनशुंग ने वांग इनफेंग से खुद को काफ़ी दूर कर लिया था। यदि वे मिलते तो वह हमेशा की तरह स्पष्ट और खुले भाव से उनका अभिवादन करती, लेकिन अब वह पहले की तरह लंबी बातचीत में शामिल नहीं होती, न ही वह सक्रिय रूप से उनसे मिलने की कोशिश करती। चूंकि उसने मना कर दिया था, इसका मतलब था कि उसने मना कर दिया था। बिल्कुल उस लड़की की मुक्केबाजी की तकनीक की तरह निर्णायक और सीधी। हालांकि वह एक स्पर्श पर रुक गई, लेकिन उसने उसे स्थिति बदलने का कोई मौका नहीं दिया। सांस
युवक ने अपने दाहिने हाथ से लकड़ी की तलवार को उल्टा पकड़ लिया और आह भरी, उसके कपड़े हल्के से फड़फड़ा रहे थे। तो फिर इसे एक अच्छा सपना मानिए। उसकी आंखें आंशिक रूप से बंद हो गईं, उसने अपने विचलित विचारों को दूर कर दिया, उसकी सांसें धीरे धीरे शांत हो गईं। फिर भी उसने चांदनी में युवती को फिर से देखा और उसकी इंद्रधनुषी भूरी पुतलियां उसके शांत हृदय को एक बार फिर से झकझोर रही थीं, जिससे उसे कभी भी शांति नहीं मिल पा रही थी। एकांत शिखर पर हवा को चीरती तलवार की धार की तीखी आवाज अचानक तीव्र हो गई। हरे वस्त्र पहने विद्वान विशाल हॉल की छत पर खड़े होकर तलवारबाजी में लगभग पूरी तरह डूबे उस युवक को नीचे देखते रहे, मानो अपने भटके हुए विचारों को भूलने की कोशिश कर रहे हों। उन्होंने धीरे से कहा और अपने मूल विचारों को शाहोशी पर्वत से नीचे फेंक दिया। ऐसा लगता है, इस तरह, ये भी बिल्कुल ठीक है। उनकी आवाज़ थोड़ी रुक गई। बढ़ती हुई निपुण तलवारबाजी को देखते हुए उन्होंने फिर से सिर हिलाया और कहा, नहीं, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वू चांग किंग एक छड़ी पर झुकते हुए श्रीअंग के पीछे आ गए और भौहें चढ़ाते हुए बोले, एम्पायर पर विशेष सामग्री खोजें। श्रीमान, क्या आप जानते हैं अनफेक को क्या हो गया है? उसे अचानक मार्शल आर्ट का अभ्यास करने का जुनून क्यों हो गया है? विद्वान के होंठ सिकुड़ गए जब उसने नीचे खड़े युवक को देखा और कहा, क्या हुआ? हे, उसे जहर दिया गया है। डॉट 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 डॉट। जैसे जैसे दिन बीतते गए, लड़की ने मिस्टर जू शुआंग उपनाम का इस्तेमाल किया और धीरे धीरे फुफेंग अकादमी में प्रसिद्ध हो गई। एक सुसंस्कृत व्यक्तित्व और मार्शल आर्ट में निपुण, वह एक बार एक पाठ के दौरान मो परिवार की एक महिला विद्वान के साथ युद्ध कौशल में उलझ गई। उसने अपनी तकनीक से उस विद्वान की कलाई को बस छू लिया, जिससे उसकी तलवार गिर गई। हालांकि उसकी मार्शल आर्ट उच्च स्तर की थी, फिर भी वह परेशानी पैदा करके प्रसिद्धि पाने की इच्छुक नहीं थी और केवल गुरुओं और शिक्षकों के साथ मार्शल प्रवचन में भाग लेने के लिए तत्पर रहती थी। अफसोस की बात है कि उसका स्वभाव अलग थलग सा लग रहा था। हालांकि वह छात्रा थी, लेकिन अकादमी में नहीं रहती थी और युवक युवतियों दोनों से दूरी बनाए रखती थी। हल्की फुल्की बातचीत तो कर लेती थी, लेकिन करीबी बातचीत नहीं कर पाती थी। वह बस एक सर हिलाने वाली परिचिता थी और दूर से ही प्रशंसा पाने वाली एक शुद्ध सफ़ेद तलवार सी लगती थी। उसके पास जाना बिल्कुल नामुमकिन सा लगता था। शायद इस अछूत आकर्षण के कारण ही अधिकाधिक छात्राएं भी इस ओर आकर्षित हुईं। किंवदंती के अनुसार महिला शिक्षिका की हार के बाद प्रेम विकार और हताशा के कारण वह पूरे दिन भोजन के बारे में सोच भी नहीं पाती थी। उसके पास युवा गुरु जू शुआंग का एक चित्र था, जिसमें उनके दिव्य आकर्षण का एक तिहाई हिस्सा समाया हुआ था और वह उसके निजी कक्षों में घूमता रहता था। फुफेंग अकादमी के अंदर चांद जैसे सफ़ेद वस्त्र पहने एक व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन अचानक एक चौराहे पर गायब हो गया। कहीं से कई धीमी चीखें सुनाई दी। कुछ खूबसूरत युवतियां पीछे से तेजी से उस जगह की ओर दौड़ी जहां वह आकृति गायब हो गई थी। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई निशान नहीं मिला। उनके चेहरों पर निराशा और क्षति के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। एक पल बाद उन्होंने आह भरी और वहां से चली गईं। तभी एक अंधे स्थान से वह आकृति फिर प्रकट हुई। चांद जैसे सफ़ेद वस्त्र पहने, साफ और सुंदर चेहरे वाली ये किन्शुंग थी। तभी उसने धीरे से अपनी रोकी हुई सांस छोड़ी, ध्यान से अपनी छाती को छुआ। उसके पीले माथे पर अब पसीने की चमक दिखाई दे रही थी। वह इससे पहले कभी किसी अकादमी जैसी जगह पर नहीं रुकी थी। उसे क्या पता था कि ये नाजुक युवा लड़कियां कभी कभी किसी भी मुक्के या तलवार से भी अधिक भयानक हो सकती हैं। उसने सावधानीपूर्वक अपनी आंखें उठाकर चारों ओर देखा और यह सुनिश्चित किया कि आसपास कोई नहीं है। अंततः उसका दिल शांत हुआ, उसे थोड़ी राहत मिली। सौभाग्य से उस घटना के कारण उसने देखा था कि उसके आसपास के लोग बूढ़े हो रहे थे और उस उम्र में थे जब युवा प्रेम शुरू होता है। उसने समय रहते खुद को उनसे दूर कर लिया था, अन्यथा ये और भी गंभीर हो सकता था। यह विचार आते ही वह उस साधारण से दिखने वाले युवा लड़के और उस दिन उसके द्वारा पूछे गए भोले भाले प्रश्नों को याद करने से खुद को रोक नहीं सकी। अपनी युवावस्था से ही वह लड़कों की तरह कपड़े पहनती रही थी और उस दिन वांगशियन काउंटी में जब उसने वांग इनफेंग को खाते पीते और चाय पीते देखा, तो उसने अनजाने में ही उसे बहुत ज़्यादा बल प्रयोग करते हुए देखा, जिससे उसे लगा कि वह ज़्यादा समय से मार्शल आर्ट नहीं सीख रहा है। हालांकि उसके पास पहले से ही ऐसी साधना थी, उसकी प्रतिभा ज़रूर अच्छी होगी। कुछ ही दिनों बाद उससे दोबारा मिलने पर वह पहले से ही निखर चुका था। उसकी मुक्केबाजी शैली में अब ग्रैंड मास्टर के प्रभावशाली आभामंडल की झलक दिखाई देने लगी। वह रोमांचित हो गई। ये निस्संदेह भविष्य के लिए एक योग्य प्रतिद्वंद्वी था। एक अच्छे प्रतिद्वंद्वी के साथ ईमानदारी से व्यवहार किया जाना चाहिए। इस प्रकार उसने महिलाओं के कपड़े पहनना फिर से शुरू कर दिया और उसे एक खंजर भेंट किया, जो मार्शल आर्ट हथियारों के टकराव के माध्यम से बनी दोस्ती को दर्शाता है। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि इससे इतनी परेशानी होगी।
उसे वह युवक याद आया जिसके काले बाल आग की तरह चमक रहे थे और उसकी आंखें साफ थीं और लड़की को बस सिर दर्द होने का एहसास हो रहा था। क्या मार्शल आर्ट के माध्यम से मित्र बनाना ही पर्याप्त नहीं है? थोड़ी देर के लिए हताश होकर उसे अचानक याद आया कि आज झाओ झेंग का 80वां जन्मदिन है। और कुछ न होने पर उसने मन को शांत करने और खुद देखने का फैसला किया कि झाओ झेंग, जिसकी उसके चाचा ने एक ग्रैंड मास्टर से थोड़ा नीचे क्षैतिज प्रशिक्षण दिव्य कौशल के शिखर पर कहकर बहुत प्रशंसा की थी, असल में कैसा है? उसने थोड़ा सिर हिलाया, बस आगे बढ़ने ही वाली थी, लेकिन तभी उसे वांग इनफेंग का ख्याल आया और वह थोड़ा हिचकिचाई। झाओ झेंग और वांग इनफेंग, चाहे जो भी हो, उनकी आपस में बनती नहीं थी। वांग इनफेंग के बारे में वह जो जानती थी उसके अनुसार उसे दूसरे मार्शल आर्टिस्टों में कोई दिलचस्पी नहीं होगी, लेकिन किसी वजह से अब वह हिचकिचा रही थी। अगर वह वहां होता तो क्या होता? पौराणिक निरंतर परेशान। अब मिलना बहुत अजीब होगा। झिझकते हुए लड़की के दिल में अचानक एक ठंडक सी दौड़ गई, उसका शरीर थोड़ा अकड़ गया और धीरे से सिर घुमाकर उसने उस गली के प्रवेश द्वार पर 5-6 लड़कियों को देखा जिनके बारे में उसे लगा था कि वे जा चुकी हैं। वे चमकती आंखों और मीठी मगर ठंडी मुस्कान के साथ चुपचाप उसे देख रही थीं, जिससे उसके सिर में झुनझुनी हो रही थी। तभी उन साफ युवा आंखों में युवा गुरु जू शुआंग की कठोर मुस्कान और साथ ही किंगोंग का कुछ शर्मनाक प्रदर्शन झलक रहा था। चांद सी सफ़ेद पोशाक पहने मानो कोई अमर पुरुष नश्वर संसार में उतर रहा हो, वह तेजी से आगे बढ़ी और सीधे फुफेंग अकादमी से बाहर कूद गई। छुट्टी। ये अकादमी की लड़कियां वांग इनफेंग से कहीं ज्यादा खतरनाक थीं। यह एक भूखे बाघ और बिल्ली के बच्चे के बीच के अंतर जैसा था। यदि वह उसे तंग करने की हिम्मत करता तो वह उसे बता देती कि जब सीमाएं लांघी जाती हैं तो क्या होता है। लड़की ने दांत पीसकर अपने लिए भयंकर अभिव्यक्ति बनाई। दोस्त नहीं बनाए जा सके। अकादमी के बाहर उतरते ही उन लड़कियों की मधुर आवाजें सुनकर उसके अंदर एक सिहरन दौड़ गई और वह तेजी से झाओ के निवास की ओर चल पड़ी। इस बीच वांग इनफेंग की लकड़ी की झोपड़ी पर किसी ने जोर से दस्तक दी। एक सैन्य परिवार का युवक जो मोब्लेड लिए हुए था चिल्लाया, इनफेंग, चलो, दावत का समय हो गया है। पुनश्च उदार पुरस्कारों के लिए बेली फैंग का धन्यवाद। आज दोपहर एक लंबा अध्याय लाइव होने के बाद शायद लगभग 2 हफ्तों बाद अपडेट जारी रहेंगे। कृपया तब हमारा उदारतापूर्वक समर्थन करें, धन्यवाद। बेली फैंग आधे दिन तक चीखता रहा पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके पीछे पीछे मास्टर नी, जो अभी भी अपने धूसर कन्फ्यूशियस वस्त्र में थे, आंखें घुमाते हुए और दोनों हाथों को क्रॉस करके बोले, मैं कहता हूँ, क्या इनफेंग किताबों का रक्षक नहीं है? हम विंड कैरेक्टर टॉवर के बजाय यहाँ क्यों आए हैं? सैन्य परिवार का युवक थोड़ा चौंका, अपना सिर खुजाया और बोला, अरे हाँ। कन्फ्यूशियस विद्वान ने झुंझला कर उसके सिर पर एक तमाचा मारा, लेकिन बेली फैंग को गुस्सा नहीं आया। उसने बस अपना सिर खुजलाया और हंसते हुए कहा, तो चलो। आखिरकार मैंने तो कई बार उसका खाना खाया है। प्रतिक्रिया देना ही उचित है। कन्फ्यूशियस विद्वान ने उसकी ओर देखा और बोलने की जहमत नहीं उठाई। दोनों वांग इनफेंग को ढूंढने पवन चरित्र मीनार गए। तीनों एक साथ फूफेंग अकादमी से निकले। जैसे ही कन्फ्यूशियस विद्वान अकादमी से बाहर निकला, उसे लगा जैसे उसने खुद को घुटन में डाल लिया हो। उसकी आंखें आनंदित भाव से हर जगह घूम रही थीं, मानो एक कदम ने जमीन आसमान का फर्क कर दिया हो। रास्ते में वह लगभग एक ऐसे बच्चे की तरह व्यवहार कर रहा था जिसने कभी बाहरी दुनिया नहीं देखी थी। समय समय पर जोर से चिल्ला रहा था, इस हद तक कि बेली फैंग ने अपने चेहरे को अपने हाथ से ढक लिया और झुंझलाहट में आहें भरने लगा। ये बहुत शर्मनाक है। वांग इनफेंग हल्के से हंसा। अब तक वे झाओ के घर के पास पहुंच चुके थे। कन्फ्यूशियस विद्वान एक छोटी सी दुकान की ओर कुछ कदम बढ़ा चुका था और वहां रखी पेस्ट्री देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। एक पल सोचने के बाद उसने बस एक चांदी का सिक्का निकाला और कहा, मुझे दें। उसकी नज़र थोड़ी हटी और उसने देखा कि उसके बगल में एक छोटा लड़का उत्सुकता से स्टॉल की ओर देख रहा है। वह रुका, फिर दूसरी उंगली बढ़ाते हुए बोला, उनमें से 2, ठीक है, ये लो। विक्रेता ने जल्दी से लकड़ी के लंबे चिमटे से 2 वस्तुएं निकाली, उन्हें कमल के पत्तों में लपेटा और उन्हें सौंप दिया। कन्फ्यूशियस विद्वान ने उन्हें लिया, नीचे झुका और लापरवाही से एक छोटे लड़के को दे दिया। उसकी मुस्कान कोमल थी जब उसने कहा, इसे लें। बच्चे ने अविश्वास से सामने खड़े आदमी को देखा। जब उस आदमी ने उसे फिर आगे बढ़ाया, तभी उसने ध्यान से उसे उठाया, एक छोटा सा टुकड़ा काटा और मिठास उसके मुंह में फैल गई। मास्टर नी ने उसे देखा और हंस पड़े। स्वाद अच्छा है ना? स्वादिष्ट। मैं आपको बता दूं, इसकी खुशबू से ही मुझे पता चल गया था कि इसका स्वाद अच्छा होगा। कन्फ्यूशियस विद्वान की घमंड भरी आवाज सुनकर बेली फैंग का मुंह थोड़ा सा फड़क गया। क्या वह भूल गया था कि यहाँ 2 और मुंह हैं? कन्फ्यूशियस विद्वान अपनी पेस्ट्री लेकर लौट आए तो स्वाभाविक रूप से बेली फैंग ने रास्ते भर शिकायत करना बंद नहीं किया।
लेकिन बेली फैंग की मोटी चमड़ी महानकिन के फूफैंग की दीवारों से भी ज्यादा सख्त लग रही थी, बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुई। कुछ 100 मीटर आगे बढ़ने पर उन्होंने दूर से झाओ के घर के पास सजा हुआ भोज देखा, जो पूरी गली में फैला हुआ था। बड़ी बड़ी लाल गोल मेजें खचाखच भरी हुई थीं। जो भी आता, चाहे वह कोई भी हो, उसे बस प्रबंधक से एक शुभ वाक्य कहना होता और वह बैठ जाता, पेट भर खाना पीना खा लेता और एक शुभ उपहार पा लेता। इस तरह ये बहुत से लोगों को आकर्षित करता था। इस भव्यता के प्रदर्शन ने बेली फैंग को अवाक कर दिया, जबकि वांग इनफैंग खुद को वर्षों पहले हुए फीनिक्स उत्सव की बेवजह याद करते हुए चिंतनशील महसूस कर रहा था। अचानक उसे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। उसने नज़र घुमाई, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। बस उसकी आंख के कोने में चांद जैसे सफ़ेद वस्त्र का किनारा झिलमिलाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके दिल में यह अजीब सी हलचल कहाँ से आ गई। बेली फैंग ने पहले ही उसके कंधे पर थपथपाया और कहा, आप अभी तक यहाँ क्या कर रहे हैं? सैन्य परिवार के युवा योद्धा ने अपने मुंह से सामने की ओर इशारा किया और हंसते हुए कहा, चलो चलें। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उस आदमी में सचमुच कुछ कौशल होंगे। वांग इनफेंग क्षण भर के लिए रुका, फिर एक कन्फ्यूशियस विद्वान को आगे बढ़ते देखा, जो फूफेंग अकादमी के एक गुरु का प्रतीक चिन्ह प्रबंधक को दिखा रहा था। अधेड़ प्रबंधक के चेहरे पर और भी सम्मान का भाव आ गया। वह पीछे हटा, मार्गदर्शन के लिए हाथ उठाया और ऊंची आवाज में घोषणा की, फूफेंग अकादमी, मास्टर नी मेजबान का जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ हैं। कृपया अंदर आइए। कन्फ्यूशियस विद्वान ने प्रतीक चिन्ह लिया, हल्का सा सिर हिलाया और दिखावे की परवाह न करते हुए भी उसके चेहरे के भाव वाकई आकर्षक थे। पीठ के पीछे हाथ रखे वह एक प्रतिष्ठित विद्वान जैसा बेबाक और लाजवाब अंदाज दिखा रहा था। उसने ऊपर देखते हुए वांग इनफेंग और बाकियों को आंख मारी। बाद वाला हंस पड़ा। वे तीनों एक दूसरे से काफी परिचित थे और स्वाभाविक रूप से जानते थे कि उसका क्या मतलब है, और उसके साथ साथ हॉल में चले गए। जैसे ही वे अंदर गए, बेली फैंग ने हिचकिचाते हुए अपने पीछे मुंह ब्लेड को समायोजित किया और कहा, क्या मुझे अपना हथियार पीछे छोड़ देना चाहिए? प्रबंधक ने अपने हाथ जोड़े और मुस्कुराया, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है युवा नायक, कृपया सीधे प्रवेश करें। उसकी आवाज़ रुक गई, फिर उसने गर्व के साथ कहा, हमारे गुरु ने अपने क्षैतिज प्रशिक्षण दिव्य कौशल को सर्वोच्च स्तर तक सिद्ध कर लिया है, यहाँ तक कि एक वास्तविक मोह ब्लेड दस्ता भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन शब्दों के साथ बेली फैंग ने अंततः सिर हिलाया और अपनी पीठ पर मोह ब्लेड के साथ प्रवेश किया। बाहर की भव्यता तो पहले से ही प्रभावशाली थी, लेकिन अंदर का माहौल और भी ज्यादा प्रभावशाली, लगभग मूर्त था। नजर आने वाले सभी लोग विशिष्ट रूप रंग वाले, जाहिर तौर पर उच्च पद के थे। कुछ तलवारों से लैस थे, उनकी आंखें तीव्रता से चमक रही थीं। उनकी एक झलक ही किसी के भी दिल को झकझोर सकती थी। उनमें से बेली फैंग ने कई प्रतिष्ठित रेंजरों को देखा। उसका दिल बेचैनी से धड़क रहा था, मानो वह भेड़ियों की मांद में प्रवेश कर गया हो। उसकी खोपड़ी में हल्की झुनझुनी हो रही थी। युद्धों से गुजरने के कारण वांग इनफेंग तथाकथित कुलीनों और अधिकारियों को सीधे देख पा रहे थे, जबकि कन्फ्यूशियस विद्वान शांत भाव से उदासीन थे, बस आगे बढ़ने में लगे हुए थे। मुख्य हॉल में पहुंचकर उन्होंने सम्मान स्थान पर दीर्घायु का एक विशाल चिन्ह देखा, जिस पर भव्य और भव्यता से लिखा था, और उसके नीचे एक प्रतिष्ठित वृद्ध बैठे थे। उसके बाल और दाढ़ी बर्फ की तरह सफ़ेद थे, फिर भी उसका चेहरा कठोर और सीधा था, और चाय की चुस्कियां लेते हुए उसकी आंखें चमक रही थीं। उसके बगल में खड़े एक नौकर ने कहा, फूफेंग अकादमी, मास्टर नी मेजबान को उनके 80वें जन्मदिन पर बधाई देते हैं। उनकी आवाज़ थोड़ी ऊंची हो गई, लेकिन इतनी कि मेहमानों को किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की उपस्थिति का पता चल सके और माहौल में कोई व्यवधान न आए। बुजुर्ग ने अपना चाय का कप नीचे रख दिया और थोड़ा सा सिर हिलाया। उनकी आवाज़ तटस्थ थी जब उन्होंने कहा, धन्यवाद गुरुजी, कृपया बैठिए गुरुजी और आराम कीजिए। जैसे ही एक सेवक उसे रास्ता दिखाने के लिए आगे बढ़ा, उसके चेहरे पर अभी तक मेहमाननवाजी भरी मुस्कान नहीं आई थी। कन्फ्यूशियस विद्वान पहले ही नज़रों से ओझल हो चुका था। क्षण भर के लिए अचंभित उन्होंने देखा कि विद्वान उनके पीछे प्रकट हो गया है, अपनी स्थिर गति जारी रखे हुए। भीड़ ने देखा कि एक विद्वान धूसर वस्त्र पहने, मुंह के कोने पर मुस्कान लिए आगे बढ़ रहा है। उस कठोर वृद्ध की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, उसके स्वर में अप्रसन्नता झलक रही थी। क्या ये मास्टर हो सकता है? अपनी बात पूरी करने से पहले ही उसकी नज़र उन जानी पहचानी भौहों और आंखों पर पड़ी। उसकी सूरत सदमे से जम गई और एक सांस से भी कम समय में उसके हाथ का प्याला जोर से टूट गया। उसकी आवाज़ आश्चर्य और गुस्से से भर गई। यह आप है? भीड़ हतप्रभ रह गई, जबकि उस बुजुर्ग के चारों ओर क्यूई बल अचानक फूट पड़ा, मानो बाघ की भयंकर दहाड़ गूंज रही हो। उसके बाल और दाढ़ी क्रोध से खड़े हो गए। उसके शरीर से 9 भयानक बाघ प्रेत निकले, उनके पंजे खुले हुए थे और सिर जोरदार गर्जना के साथ उठे हुए थे। जो लोग उससे परिचित थे उन्होंने अपने हथियार निकाल लिए। तलवारें तेज झंझना रही थीं और पलक झपकते ही पूरे हॉल में एक दमनकारी वातावरण छा गया।
इस समय कन्फ्यूशियस विद्वान की आकृति बूढ़े व्यक्ति के सामने प्रकट हो चुकी थी। उसने अपना बायां हाथ उसकी पीठ के पीछे और दायां हाथ पंजे में बदलकर सीधे उस व्यक्ति की छाती में घुसा दिया। परिष्कृत क्षैतिज प्रशिक्षण दिव्य कौशल, जिसका अभ्यास बूढ़े व्यक्ति ने दशकों तक किया था, जिसे ग्रैंडमास्टर स्तर के नीचे लगभग अजेय माना जाता था, वह बिना किसी निशान के छाया की तरह एक पल में गायब हो गया। कन्फ्यूशियस विद्वान की पतली हथेली आसानी से बूढ़े व्यक्ति की छाती में घुस गई। उसकी अभिव्यक्ति गहरी और अर्थपूर्ण थी, उसका व्यवहार सहज था। चौथे रैंक के शिखर विशेषज्ञ का महत्वपूर्ण स्थान एक ही वार में छिन्न भिन्न हो गया। मूल रूप से अपनी तलवारें खींचते हुए दर्शक ऐसे जम गए मानो उन पर बर्फ के पानी की एक बाल्टी डाल दी गई हो। वे हिलने से भी डर रहे थे, क्योंकि नौजीवंत भयंकर बाघ जो बूढ़े व्यक्ति की गहन साधना का प्रतिनिधित्व करते थे, वे दर्दनाक चीखों के साथ टूट गए और अपने मूल रूप में वापस आ गए, एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में, अब पीला और अविश्वास से भरा हुआ, जो अपने सामने कन्फ्यूशियस विद्वान को घूर रहा था। उसका मुंह कांपने लगा जब उसने खून के झाग से भरे बड़े बड़े घूंट थूके। विद्रोही, हे भगवान, अवश्य आप। कन्फ्यूशियस विद्वान की आंखें गहरी चमक से चमक उठी जब वह धीरे से बोला, 20 साल पहले आपने विशाल वेल गिरोह का सफाया कर दिया था। उनमें एक अपंग व्यक्ति भी था जिसने 35 साल पहले मुझे एक सड़ी हुई पकी हुई रोटी का आधा हिस्सा दिया था। सच कहूं तो उस बन का स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट भी था। बूढ़ा आदमी अपने आप को रोक नहीं सका और खून उगलने लगा और उसे घूरने लगा। विशालकाय वेल गिरोह ने हत्या और लूटपाट की, वे दया के पात्र नहीं थे, मैं उनकी ओर से स्वर्ग की इच्छा का पालन कर रहा था। अनफेंग ने सिर हिलाया, लेकिन सहजता से कहा, उसने मेरी जिंदगी बचाई, इसलिए मुझे उसकी दयालुता का बदला चुकाने के लिए तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म करना होगा। ये सुनकर बूढ़ा आदमी हैरान और क्रोधित हो गया और चिल्लाया, तुम अच्छे और बुरे में अंतर नहीं कर सकते। कन्फ्यूशियस विद्वान ने उसकी ओर देखा और उदासीनता से कहा, अच्छाई और बुराई का निर्धारण कौन करता है? घटनाओं के इस भयावह मोड़ पर वहां उपस्थित सभी लोग बहुत भयभीत थे, और फिर भी वांग एनफेंग और बेली फैंग को केवल नुकसान महसूस हुआ। आमतौर पर सहज, बेशर्म कन्फ्यूशियस विद्वान जिसके साथ वे खेलते थे, अब पूरी तरह से एक अलग व्यक्ति की तरह लग रहा था। उसका हर शब्द और काम हड्डियों तक डरावना था। ये केवल इस क्षण था जब वांग एनफेंग को एक मुद्दे का एहसास हुआ जिसे उन्होंने अनजाने में अनदेखा कर दिया था। फूफेंग अकादमी में किसी विशेषज्ञ को 20 साल तक कैद रखने की क्षमता और योग्यता रखने वाले व्यक्ति को फूफेंग अकादमी के प्रमुख की मंजूरी लेनी होगी। और फूफेंग अकादमी में कन्फ्यूशियस संप्रदाय के वह मास्टर अपनी व्यापक प्रतिष्ठा के साथ कन्फ्यूशियस संप्रदाय की एक दुर्लभ प्रतिभा हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि वह एक धर्मी वनरक्षक को कारावास की अनुमति दे? मास्टर नी विद्रोही, मास्टर नी विद्रोही मास्टर। जैसे ही यह विचार इस बिंदु पर पहुंचा, उसके दिल में एक सिहरन सी दौड़ गई और कन्फ्यूशियस विद्वान फिर बोला। एक हाथ अभी भी झाओ झेंग की छाती में धंसा हुआ था और दूसरा उसकी पीठ के पीछे रखे हुए वह खड़ा था और धीरे से बोला, जो आदमी अपना वचन नहीं निभाता वह दृढ़ नहीं रह सकता। जब इनफेंग कहेगा कि वह तुम्हारे वंश को खत्म कर देगा तो एक भी नहीं बचेगा। फूफेंग क्षेत्र के 100 मील के दायरे में झाओ झेंग के खून से जुड़े किसी भी व्यक्ति को छुआ नहीं जाएगा। जैसे ही उसकी आवाज़ हल्की हुई, आसपास मौजूद कई पुरुष और महिलाएं अचानक अकड़ गए, मानो जीवित प्राणी से निर्जीव कठपुतलियों में बदल गए हों। हालांकि वे हिल-डुल नहीं पा रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में आसन मृत्यु की निराशा साफ झलक रही थी, मानो उन्हें अपने आने वाले भाग्य का एहसास हो। वांग एनफेंग की अभिव्यक्ति में अचानक परिवर्तन आ गया और उन्होंने अचानक कहा, रुकना। एनफेंग की आवाज़ थोड़ी रुकी, फिर शांति से आगे बढ़ी। जिनके पास झाओ झेंग का खून है, उन्हें मौके पर ही मार दिया जाएगा। जो लोग अकड़ गए थे, उनकी आंखों में अचानक जीवन की चमक चली गई, चाहे वे उत्साही युवक हों, सुंदर युवतियां हों, शांतचित्त अधेड़ पुरुष हों या प्रतिष्ठित महिलाएं हों, वे सभी उस क्षण लाश बन गए और चुपचाप वहीं मृत हो गए। वांग एनफेंग की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं, जबकि झाओ झेंग के चेहरे पर और भी ज्यादा भय और विस्मय झलक रहा था। बूढ़ा योद्धा, जिसने जीवन की तमाम लड़ाइयों में संघर्ष किया था, इतने जोरदार प्रहार से स्तब्ध लग रहा था। उसकी आवाज़ भारी और घुटी हुई लग रही थी और वह बोला, तू। कन्फ्यूशियस विद्वान हल्के से हंसा, उसका व्यवहार गहरा और लापरवाह था। एक कन्फ्यूशियस ग्रैंडमास्टर के शब्द स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों के समान हैं। उस बूढ़े व्यक्ति ने कई साल पहले मुझसे एक और अनुरोध किया था, कन्फ्यूशियस संप्रदाय की सभी पुस्तकों को पढ़ने और समझने का। एम्पायर पर और कहानियां खोजें। मैंने उन्हें पढ़ लिया है, समझ लिया है, इसलिए मैं बाहर आ गया हूं। उसकी आंखें थोड़ी सी खुलीं और उसकी अथाह गहरी आंखें प्रकट हुईं। बाहर आओ, तुम्हें मारने के लिए। बूढ़े व्यक्ति की अभिव्यक्ति में तेजी से परिवर्तन आया। अंततः वह पराजित लग रहा था और अपनी गहन मार्शल शक्ति के साथ वह तुरंत नहीं मर सकता था और केवल उपहास कर रहा था। कन्फ्यूशियस सज्जनों का पुण्य स्वर्ग और पृथ्वी से भी महान है। ऐसे बुरे कर्मों के साथ आप अपनी साधना को संरक्षित नहीं कर पाएंगे।
मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अनफेंग ने सिर हिलाया और कहा, कन्फ्यूशियस स्कूल वास्तव में एक महान मार्ग है जो स्वर्ग तक पहुंचता है। इससे विचलित होना स्वीकार्य नहीं है। जितना ऊंचा आप चढ़ते हैं उतना ही अधिक आप गिरते हैं। उन चंद शब्दों में उन्होंने कन्फ्यूशियस साधना के संपूर्ण मार्ग का स्पष्ट और गहन सारांश प्रस्तुत किया। झाओ झेंग स्तब्ध रह गया, फिर भी उसने फिर से उपहास किया, क्योंकि इन सिद्धांतों को जितना गहराई से समझा जाता है, साधना का पतन उतना ही अधिक गंभीर होता है और प्रतिक्रिया उतनी ही अधिक विनाशकारी होती है। लेकिन कन्फ्यूशियस विद्वान ने उसे केवल एक नज़र देखा और उदासीनता से कहा, लेकिन मैं भूलने लगा हूँ। जब शांत और सौम्य भाव से कन्फ्यूशियस विद्वान ने कहा, तो बूढ़े व्यक्ति के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। अगर मैं इन सिद्धांतों और नियमों को नहीं भूला होता तो मैं तुम्हें कैसे मार पाता, और मैं तुम्हारे पूरे वंश को कैसे नष्ट कर पाऊंगा। पुनश्च एक लंबा अध्याय प्रस्तुत कर रहा हूँ। समर्थन की अपेक्षा है। जैसे ही आवाज़ गिरी, झाओ झेंग का चेहरा पहले ही पीला पड़ चुका था। साम्राज्य के साथ कहानियां खोजें। हालांकि उसके बाएं और दाएं से तलवारों की सीटी की आवाज़ आई। एक तरफ गंभीर और सीधी 8 भुजाओं वाली लकड़ी की तलवार और दूसरी तरफ सिर्फ 2 अंगुल चौड़ी एक पतली नीली बर्फ की तलवार। दोनों तलवारें नीतियांशिंग की ओर वार करती हुईं 2 मीटर से भी कम दूरी पर रुक गईं, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकीं। वांग एनफेंग और जू किनशुंग के शरीर शक्तिहीन होकर जमीन पर गिर पड़े। लगभग एक साथ तलवारों के किनारों पर बिजली और बर्फीली लपटें दिखाई दीं, लेकिन पलक झपकते ही वे बुझ गईं। एक भयंकर गर्जना के बीच मोब्लेड ऊपर से टूटकर नीचे गिरा और उसकी धार प्रतिक्षेप से चकनाचूर हो गई। बेली फैंग बार बार लड़खड़ाकर पीछे हट रहा था। उसके अंगूठे और तर्जनी के बीच की झिल्लियों से खून फूट रहा था, फिर भी उसे इसका जरा भी एहसास नहीं हो रहा था। उसकी आंखें अब कन्फ्यूशियस विद्वान के प्रति शत्रुता से भर गई थीं। तिरस्कारपूर्वक एक तरफ थूकते हुए उसने ठंडे स्वर में कहा, हरामी। नीत्यानिक सिंह ने अपने आसपास का निरीक्षण किया और कहा, मार्शल आर्टिस्टों से भरे कमरे में सिर्फ 3 छोटे बच्चे ही तलवारें खींचने की हिम्मत कर पाते हैं। और तथाकथित हीरो की बात करें तो उसके शब्द तिरस्कार से भरे थे। जू किनशुंग ने अपने सीने में अशांत की हुई और रक्त को शांत किया। अपने दिल में महसूस किया कि इस आदमी की मार्शल शक्ति लगभग शीर्ष स्तरीय स्वामी के शिखर तक पहुंच गई थी। वह थोड़ा चिंतित थी, लेकिन मुस्कुराने में कामयाब रही और बोली, मास्टर का उदासीन प्रदर्शन वास्तव में भयानक है। हालांकि चूंकि मास्टर ने स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति का आह्वान किया है, मुझे डर है कि एक पल में फूफैंग को दबाने के लिए जिम्मेदार राज्यों के 72 स्तंभ फूफैंग अकादमी के मास्टर्स के साथ आ जाएंगे। क्या ये हो सकता है कि मास्टर नी पहले से ही प्रथम श्रेणी के दायरे में पहुंच गए हैं, जो पृथ्वी पर एक सुपीरियर अमर से मेल खाने में सक्षम है? कन्फ्यूशियस विद्वान ने उसकी ओर देखा, धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा, महानकिन में यही होता है, कानून सख्त है। प्रथम श्रेणी का क्षेत्र प्राप्त करने पर भी किसी को फूफैंग काउंटी शहर से बलपूर्वक बाहर निकलने की अनुमति नहीं मिलेगी। अभी अभी मैंने ऊपरी तीसरे रैंक में प्रवेश करने के लिए 20 वर्षों की संचित शक्ति का उपयोग किया है। मैं प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकता हूँ? जब आप ये जानते हैं तो फिर आपकी इतनी गुस्ताखी करने की हिम्मत कैसे हुई? जैसे ही एक गंभीर आकृति द्वार पर प्रकट हुई, क्रोध से भरी चीख गूंज उठी। उनका कद 7 फुट से भी ऊंचा था, रंग गोरा था, फिर भी उनमें एक गहरी और गरिमामयी शान झलकती थी। उनकी दाढ़ी नहीं थी, बस थोड़ी पर एक छोटी सी दाढ़ी थी। उनके काले बाल एक नीले जेड हेयरपिन से बंधे थे। पतली, हल्की भौहों और थोड़ी सनकरी आंखों के साथ उनका रूप किसी धारदार तलवार जैसा था। इस समय उसकी निगाहें नीत्यानिक सिंह पर टिकी थीं, जो एक ठंडी शत्रुता प्रकट कर रही थी। पतले और पीले होंठ ठंडे और भावहीन लग रहे थे। द्वितीय श्रेणी के मार्शल कलाकार और महान किन राज्यों के 72 स्तंभों में से एक यू वेनजे को फूफैंग को दबाने का आरोप लगाया गया। नीत्यानिक सिंह ने आगमन का पूर्वानुमान लगा लिया था, इसलिए उसने अभिवादन में अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा, जनरल यू वेनजे, 20 साल पहले हमें अलग हुए काफ़ी समय हो गया है। फिर एक और मुड़कर उन्होंने अपना स्वर संयत किया और कहा, जब मास्टर जी आ ही गए हैं तो बाहर क्यों नहीं आते? एक सुनाई देने वाली आह उठी और बगल से सफ़ेद बाल और दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, जो एक पीड़ादायक अभिव्यक्ति के साथ नीत्यानिक सिंह को देख रहा था, जैसे कि वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन अंततः उसे यह बहुत मुश्किल लगा और वह केवल एक बार फिर आह भर सका। नीत्यान सिंह ने शांति से हॉल के बाहर एक नागरिक और एक सैन्य उच्च तृतीय श्रेणी के ग्रैंडमास्टर को देखा। धनुष की डोरियों की ध्वनि उसके कानों में लगातार गूंज रही थी। शक्तिशाली क्रॉसबो और मजबूत धनुषों की एक घनी कतार आग लगाने के लिए तैयार थी। उसका सुंदर चेहरा शांत रहा जब तक कि लौह सैनिक पूरी तरह से सैन्य संरचना में व्यवस्थित नहीं हो गए। तब तक उसने इत्मीनान से कहा, महान किन के योग्य, यहाँ तक कि मेरे जैसे उच्च तृतीय श्रेणी के मार्शल कलाकार का सामना करते समय भी मुझे थोड़ा सा भी डर नहीं लगता। यू वेनजे ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, महान किन के लौह कानून, हमें किस बात का डर है?
कन्फ्यूशियस विद्वान के होंठ थोड़े से मुड़ गए और उसकी आंखें अचानक तेज हो गईं और उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, चूंकि आप ऊपरी तीसरे दर्जे से भी नहीं डरते, तो फिर विशाल ग्रेटकिन की ताकत विशालकाय वेल गिरोह जैसे छोटे समूह को एक दशक से अधिक समय तक एक राज्य शहर में तबाही मचाने की अनुमति कैसे दे सकती है और फिर भी इसे खत्म नहीं कर सकती है। उसकी आवाज़ किसी बड़ी घंटी की तरह गूंजी और उसके शब्द सुनते ही राग जैसे चेहरे वाले झाओ झेंग में मानो नई शक्ति का संचार हो गया हो। वह उठने के लिए छटपटा रहा था, लेकिन नीतियांशिंग के हाथों में मौजूद ओजस्वी क्यूई ने उसे झकझोर कर रख दिया और वह विरोध करने में असमर्थ हो गया। कन्फ्यूशियस विद्वान ने अपना सिर घुमाकर उस प्रतिष्ठित वृद्ध की ओर देखा। उसकी अभिव्यक्ति अचानक विकृत हो गई और वह ठंडे स्वर में चिल्लाया, और एक गिरोह जो एक काउंटी शहर को आतंकित करने में सक्षम रहा है, एक दशक से अधिक समय तक हत्या और लूटपाट करता रहा है, उसे एक मामूली 5वें रैंक के मार्शल आर्टिस्ट द्वारा कैसे साफ तौर पर खत्म किया जा सकता है, जिसमें हर एक बूढ़े और जवान सैकड़ों लोगों की जान बिना किसी निशान के मिटा दी गई हो। तो फिर ये बेकार व्यक्ति जो 7 या 8 वर्षों तक 5वीं रैंक पर अटका रहा, विशालकाय वेल गिरोह को दबाने के बाद अगले वर्ष 4थी रैंक तक पहुंच गया और एक प्रसिद्ध मास्टर बन गया। कन्फ्यूशियस विद्वान ने शांत भाव से चारों ओर देखा। सज्जनों, क्या आप में से कोई मुझे कुछ बता सकता है? उनके शब्द वास्तव में बहुत प्रभावशाली थे। 2 महान ग्रैंड मास्टरों की उपस्थिति से उत्साहित होकर आसपास के मेहमानों ने जवाब देना शुरू कर दिया। लेकिन विशाल वेल गिरोह का मामला तो पहले ही खत्म हो चुका है। ऐसा कहा जा रहा है कि यह लूटपाट का मामला था। कन्फ्यूशियस विद्वान ने अपने उग्र व्यवहार पर लगाम लगाए, उपहास किया और कहा, हर कोई कहता है, ये हमेशा वही होता है जो हर कोई कहता है। हे, क्या तुमने इसे स्वयं देखा है? ये सही है, ये शब्द उन उच्च और शक्तिशाली कुलीन कुलों से आते हैं। वे जो कुछ भी कहते हैं, आप सभी उस पर विश्वास करते हैं। जैसे घर पर पाले गए सुअर और कुत्ते, जिन्हें आसानी से अपनी इच्छानुसार काटा जा सकता है। युवेंजे का व्यवहार और भी गंभीर हो गया जब उन्होंने कहा, अगर यह सच है, तो आप इसकी सूचना अधिकारियों को या मुझे दे सकते हैं। ये क्यों? नीत्यानिक सिंह ने उसे एक नज़र देखा और अचानक हंस पड़ी। क्योंकि मुझे अपना नाम साफ करना था, इसलिए मैंने आप दोनों का इंतज़ार किया। आप अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। मुझे यकीन था कि आप पूरी तरह से जांच करेंगे। और फिर ये सब बदला लेने के बारे में है, मुख्य रूप से बदला लेने के बारे में। अब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनमें से एक को ही मार सकता हूँ, बाकियों का क्या होगा? हे, निर्दोष सभी खून से लथपथ रोटी पर पले हुए हैं। मेरी नज़र में कोई भी साफ नहीं है। क्या आप जानते हैं कि मुझे विशाल वेल गिरोह के संबंध के बारे में क्यों पता था? क्या आप जानते हैं कि मैंने इसे भोजन पर एक एहसान क्यों कहा? इस साल मैं 29 साल का हूँ। अगर विशाल वेल गिरोह न होता तो मैं 35 साल पहले 4 साल की उम्र में किसी बर्फीली रात में मर गया होता। हम बस एक छोटा सा समूह थे जो जलमार्गों पर गुजारा करते थे, नए साल की पूर्व संध्या के लिए कुछ मांस जुटाने में एक दूसरे की मदद करते थे। लेकिन तुम, कन्फ्यूशियस विद्वान ने अपनी उंगली से इशारा किया, कई खाली वार किए, उपहास करते हुए। सिर्फ इसलिए कि हमने किसी प्रकार के दिव्य हथियार के अवशेष बचा लिए थे, आपने मेरे विशाल वेल गिरोह को नष्ट कर दिया। उनमें से सभी 317 को, एक भी प्राणी को जीवित नहीं छोड़ा। मेरे परिजन, मेरे प्यार, मेरी इच्छाएं, मेरा सम्मान है। हे, हा। वह चिल्लाते हुए गुस्से से उसकी आंखें लाल होने लगीं। अधिकारियों को सूचना देने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, स्वर्ग से भी गुहार लगाने पर भी कोई दया नहीं आई, क्योंकि यह निश्चित रूप से एक मार्शल आर्ट हथियार होगा जिसे महानकिन साम्राज्य ने इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा था। इसके लिए एक छोटे से गुट को मारना, इससे तुम्हें क्या लेना देना? अपने हाथ भी गंदे मत करो, चाहे वे आम लोग ही क्यों न हो, चाहे वे कानून का पालन करने वाले ही क्यों न हो। साम्राज्य के रास्ते में खड़े होने से वे केवल हत्या और लूट के लिए उपयुक्त डाकू बन जाते हैं। हा, कितना दिलचस्प। क्या सही है यह आप तय करते हैं, क्या गलत है ये भी आप तय करते हैं। सही और गलत तो बस एक शब्द पर निर्भर है। पता चला, महानकिन साम्राज्य की आवाज़ आम लोगों की नहीं है। पता चला, अगर स्वर्ग तुम्हें मरना चाहता है तो तुम्हें कृतज्ञता और गौरव के साथ मरना होगा। गुरु, क्योंकि मैंने एक बार राक्षसों का वध करने में आपकी मदद की थी, अब आप मुझे प्रतिशोध के अपने रास्ते पर ले जा रहे हैं। विभिन्न कुलों के धर्मग्रंथों से मेरी घृणा को धोना चाहते हैं, लेकिन आपको उस समय इसकी जानकारी नहीं थी। मुझे बताइए, आप इसे कैसे धो सकते हैं? इसे कैसे धोया जा सकता है? नीत्यानशिंग जोर से हंसा। इस आवाज़ के बीच झाओ झेंग बेजान होकर आगे की ओर गिर पड़ा। उसका दिल क्रोध की चरम सीमा पर एक हाथ से कुचला गया। उस हथेली में अचानक एक रोशनी उभरी, धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई उसके हृदय के रक्त में बपतिस्मा पाकर एक लाल क्रिस्टल विकसित होने लगा। देखिए, ये वो अवशेष हैं जो आपको कभी नहीं मिले, शायद ये सिर्फ अवशेष से भी अधिक हैं। 20 साल पहले उसने हम में से 317 लोगों को ऊपर से नीचे तक मार डाला था। आपने इसे न्याय के साथ वीरतापूर्ण कार्य कहा था।
अब मैं दांत के बदले दांत, खून के बदले खून लौटाता हूं और आप मुझे राक्षसी विधर्मी कहते हैं। उसकी आवाज़ काफ़ी देर तक खामोश रही, फिर बेफिक्री भरी हंसी के साथ फिर से गूंज उठी। तो फिर एक राक्षसी विधर्मी। हंसी के बीच क्रिस्टल एक पतली और तीखी तलवार में बदल गया, जिस पर गर्मी की लहरें घूम रही थीं। दिव्य अस्त्र ने अपनी आत्मा से अपने स्वामी को चुनकर नीत्यांशिंग के उसे पकड़ते ही उसे अपना स्वामी मान लिया, उसे अपनी मुहर से मुक्त कर दिया और मूल गुलाबी चमक मचकर एक रक्तज्वाला में बदल गई। दरवाजे के बाहर से 300 देव विनाशक क्रॉसबो के प्रवेश द्वार की ओर निशाना साधते ही तीखी आवाजें गूंज उठीं, जिससे भयभीत चीखों की लहर दौड़ गई। ये स्पष्ट था कि नीत्यांशिंग पर हमला करने के लिए वे बिना किसी हिचकिचाहट के हॉल में मौजूद सभी लोगों को मारने के लिए तैयार थे। सैन्य जनरल ने बिना किसी हिचकिचाहट के जोर से कहा, एक सैनिक दया नहीं दिखाता, गोली चलाओ। बिना किसी संदेह के तीर नीत्यांशिंग की ओर बारिश की तरह बरस रहे थे, और नीत्यांशिंग के पास वान गनफेंग 3 भी खुद को तीरों की ऐसी मारक क्षमता में घिरा हुआ पाया जो किसी मध्य तृतीय श्रेणी के विशेषज्ञ को भी मार सकते थे। इस मारक क्षमता की हड़बड़ी में बेली फैंग ने सहज ही अपनी आंखें बंद कर लीं, दर्द की आशंका से, लेकिन उन्हें कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। आंखें खोलने पर उनके हाव भाव नाटकीय रूप से बदल गए। भूरे रंग का एक परिचित व्यक्ति उनके सामने खड़ा था, जो तीरों की वर्षा को रोक रहा था। वह अक्सर उसे नीचा दिखाते हुए उसे साफ सुथरा रहने के लिए कहता था, लेकिन अब न केवल चिकनाई बल्कि उसके भूरे वस्त्र पर खून के धब्बे भी थे। अब तो और भी गंदा हो गया है। किसी कारणवश युवक की दृष्टि धुंधली होने लगी। कन्फ्यूशियस विद्वान ने उनकी ओर देखा, दिव्य अस्त्र उसके चारों ओर परिक्रमा कर रहा था तथा मौन भाव से उनकी दृष्टि से मिल रहा था। मास्टर नी ने हमेशा की तरह अचानक हंसी की एक लहर निकाली। उन्होंने वान गनफेंग और बेली फैंग के सिर पर अपना हाथ रखा, उनके काले बालों को बिना रोक टोक के बिखेर दिया। उनका दिमाग विचारों से घूम रहा था, लेकिन अंत में उन्होंने सिर्फ एक बात कही, बिल्कुल साफ साफ कहा, बेली, छोटे पागल, आप 20 साल बहुत देर से आए हैं। पीछे मुड़कर उसने तलवार थाम ली। तीरों की मूसलाधार बारिश का सामना करते हुए ऊपरी तीसरे दर्जे के 2 व्यक्तियों पर हमला करते हुए आगे बढ़ गया। एक जंगली हंसी बाहर निकलना। कन्फ्यूशियस नीत्यांशिंग मर चुका है, आज राक्षसी विधर्मी नीत्यांशिंग पैदा हुआ है। क्या स्वर्ग द्वारा मुझे एक कुत्ते की तरह मार दिया जाएगा? क्या स्वर्ग द्वारा मेरा सिर एक कुत्ते की तरह काट दिया जाएगा? क्या मैं स्वर्ग द्वारा मृत्युदंड पाऊंगा या उसकी अवहेलना करूंगा और उसके विरुद्ध कार्य करूंगा? नीत्यांशिंग। पुनश्च आज का पहला अपडेट। वाकई ऐसे कथानक के बीच में अटक जाना बहुत कष्टदायक है। ये किसी अच्छे नायक की कहानी नहीं है, बल्कि क्या वह जन्मजात दुष्ट था? बस हालात के दबाव में सही और गलत का फर्क ही नहीं रह गया है। P.S. नीत्यांशिंग ने 20 साल पहले पीछा करने के दौरान अपना नाम बदल लिया था, फिर मास्टर द्वारा उसे पकड़ लिया गया था। तो ताबूत को सील करने जैसे निर्णयों के लिए क्या मैं उस पर आने से पहले उसकी कहानी पूरी कर सकता हूँ? रोते हुए महान किन, महान युआन योग। 17 मई। विद्रोही नीत्यांशिंग ने फुफेंग काउंटी में तलवार चलाते हुए झाओ परिवार का नरसंहार किया, कानून के खिलाफ जमकर लड़ाई लड़ी और कटे हुए हाथ के साथ भाग निकला। उस दिन बैंगनी निषिद्ध घेरे वाले तारे के पास एक लाल तारा चमक उठा, जिससे अशुभ प्रकाश फैल रहा था तथा शाही चमक धुंधली पड़ गई। गुआनशिंग प्लेटफॉर्म ने रात में रिपोर्ट दी, अशुभ तारा भ्रमित कर रहा है, भविष्यवाणी की गई विपत्ति उत्पन्न हो गई है। किन का इतिहास, खंड 17। फुफेंग में घोस्ट क्राइक्लिफ के ऊपर पीले चेहरे वाले ह्यू वेंजे और वृद्ध मास्टर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। उनके हथियार बिखर गए थे, फिर भी उनके भाव उदासीन थे। 72 राज्यों के इस स्तंभ ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, नीचे बादलों को निहारते हुए अपने पैरों पर एक कटा हुआ हाथ रखा। एक चट्टान 1000 रेन ऊंची है, यहाँ स्वर्ग और पृथ्वी उल्टे हैं, जिससे ऊपर उड़ना असंभव है। नीत्यांशिंग ऊपरी तीसरे रैंक का होने और एक दिव्य हथियार द्वारा संरक्षित होने के कारण मरा नहीं हो सकता है, लेकिन अब उसका पीछा करने में बहुत देर हो चुकी है। मैं शाही दरबार को रिपोर्ट करूंगा कि नीत्यांशिंग स्वर्ग की इच्छा के विरुद्ध भाग गया है। मास्टर का व्यवहार अधिकाधिक वृद्ध और थका हुआ होता जा रहा था, क्योंकि वृद्ध लोग अक्सर अतीत को याद करते हैं। नीचे घने बादलों को देखते हुए उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे 20 वर्ष से भी अधिक समय पहले के उस युवा तलवारबाज को पुनः देख रहे हों। उनकी भौहें उत्साहित थीं और आंखें स्पष्ट थीं। उन्होंने कहा था कि वह नायक बनना चाहते हैं, दुष्टों को दंड देना चाहते हैं और बुराई का उन्मूलन करना चाहते हैं। उसने कहा था कि वह दुनिया भर के बेहतरीन व्यंजन खाएगा, सभी देशों में खेलेगा। वह अपने पड़ोस की लड़की से शादी करना चाहता है और 3 बिल्लियां रखना चाहता है, एक का नाम रोस्ट चिकन, एक का बन और एक का डिम्पलिंग। उन्होंने कहा था कि वह ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनका परिवार हर भोजन में मांस खा सके। यह विचार आते ही वह बूढ़ा आदमी और भी अधिक वृद्ध लगने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने 20 साल पहले वाले उस उग्र आंखों वाले युवक को फिर से देख लिया हो। क्या मैं गलत था? ...
वान गनफेंग और उनके दो साथियों ने हमेशा की तरह निरीक्षण किया और फूफेंग के मास्टर के समर्थन के कारण उन्हें किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन उनमें से किसी ने भी इसे अच्छी तरह नहीं लिया, खासकर वान गनफेंग और बेली फैंग। बेली फैंग अपने मो ब्लेड के अवशेषों को पकड़े हुए विशेष रूप से उदास हो गए। वान गनफेंग धीरे धीरे आगे बढ़े, शांत दिख रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी लकड़ी की तलवार को इतनी मजबूती से पकड़ रखा था कि उनकी नसें उभर आई थीं। वापस लौटने के बाद वे तितर बितर हो गए। साधना सत्रों के बाद विश्राम अवधि के दौरान वान गनफेंग को कई बुरे सपने आते थे। आग की लपटों के ऊपर नाचते हुए लाल कढ़ाई वाले जूतों की एक जोड़ी, रक्त की तरह चमकदार, जुनून की तरह उग्र, उपहासपूर्ण हंसी में सिर ऊंचा उठाए, एक विद्वान जो खुद को शैतान बता रहा है। झाओ निवास के भीतर पुरुष और महिलाएं एक साथ मृत पड़े हुए हैं। किन का भव्य और राजसी ध्वज लहरा रहा था, उसके कपड़े से बहते रक्त जैसा रंग बह रहा था तथा वह गंभीर काले रंग से घिरा हुआ था। हर बार जब वह इस दुखद दृश्य को देखता तो वह युवक दुर्स्वप्न से जाग जाता और दोबारा सो नहीं पाता। विशाल और गौरवशाली महान किन का उसका दृश्य, जिसे वह एक साधारण भोज समझता था, हिंसक रूप से नष्ट कर दिया गया था। शांति और समृद्धि के पीछे वह स्वाभाविक रूप से मौज मस्ती पसंद करने वाला विद्वान एक सामूहिक हत्यारा क्यों बन गया? उन्होंने विद्वान की यात्रा का अनुभव नहीं किया था, इसलिए उन्हें अटकलें लगाने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन कुछ तो गड़बड़ हुई होगी, अन्यथा ऐसा नहीं होना चाहिए। महान किन, मानव हृदय, जियांगो, कुलीन को दिव्य हथियार, हित। युवक की आंखें धीरे धीरे गहरी होती गईं। लगता है कोई गड़बड़ हुई है। शाओशी पर्वत की चोटी पर जब उसने गहरे रात के आकाश में धीरे धीरे उभरते तारों को देखा तो उसे एहसास हुआ कि विशाल किन उतना निर्दोष और शक्तिशाली नहीं है जितना वह दिखाई देता है। उसने बेतहाशा नाचते जूतों को, खुद को राक्षस घोषित करने वाले पेटू विद्वान को और फिर भी खुले और ईमानदार महान किन को देखा। युवक उठा, विशाल सागर और आकाश में यात्रा की, विनम्र लेकिन दृढ़, वह धीरे धीरे चलता रहा। हरे वस्त्र पहने एक विद्वान ने भौहें चढ़ाकर प्रश्न किया। युवक रात के आकाश के नीचे अपनी तलवार के साथ नाच रहा था। खेती और फिर सच्चाई का पता लगाओ। डॉट 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 डॉट। किन आयरन ट्रूप्स ने 3 दिन और रात तक चट्टानों के नीचे खोज की। कुछ न मिला। पूरे देश में शाही फरमान जारी कर दिए गए जिसमें कहा गया कि उस व्यक्ति की मृत्यु बिना किसी अपराध के होगी तथा भारी इनाम की घोषणा की गई। इस बीच 1000 मील दूर खून से लथपथ एक हाथ वाला आदमी एक पहाड़ी गांव से गुजरा। उसका व्यवहार उदासीन था, फिर भी गांव के मुखिया ने उसे पकड़ लिया। सर, आप एक मार्शल आर्टिस्ट हैं, है ना? झुर्रियों वाले चेहरे वाले बूढ़े व्यक्ति ने अपने सामने खड़े व्यक्ति को देखा। उसका बायां हाथ टूटा हुआ था, उसके दाहिने हाथ में रक्त लाल तलवार थी, मानो उसके चारों ओर रक्त की लपटें घूम रही हों, हृदय में भय उत्पन्न कर रही हो। उसके चेहरे पर एक सहज भय प्रकट हो गया था, फिर भी ऐसा लग रहा था कि कोई चीज़ उसे सहारा दे रही है, उसे पीछे हटने से रोक रही है। कन्फ्यूशियस विद्वान ने उसकी ओर क्षण भर के लिए देखा, थोड़ा सा सिर हिलाया और सौम्य स्वर में बोला, हाँ, इस बुजुर्ग के पास क्या मार्गदर्शन है? उसका सौम्य व्यवहार देखकर बूढ़े व्यक्ति ने राहत की सांस ली और कहा, रात हो रही है, यात्रा के लिए उपयुक्त नहीं है, क्यों न थोड़ी देर यहीं आराम कर लिया जाए। नीत्यानिक सिंह ने उसके व्यवहार को देखा, गुप्त उद्देश्यों के बारे में जानते हुए भी चिंतित नहीं था। अंदर गया और देखा कि सभी ग्रामीणों ने डर दिखाया लेकिन उत्साही होने का नाटक किया। फिर गांव के बुजुर्ग के घर गया, जिसने अच्छे व्यंजनों से भरी एक मेज पेश की, उसे गर्मजोशी से मेज के सिर पर बैठने के लिए आमंत्रित किया। कन्फ्यूशियस विद्वान बैठ गया और फिर बूढ़ा आदमी एक 14 या 15 साल की सुंदर युवा लड़की को बाहर लाया, उसे एक चापलूसी भरी हंसी के साथ अपनी तरफ धकेल दिया, फिर शराब लाने के लिए खुद को माफ कर दिया। नीत्यानिक सिंह के होंठ उपहास में मुड़ गए, लेकिन जब उसने उदास लड़की को देखा तो उसकी निगाहें नर्म पड़ गईं। उसने अपने बगल में स्टूल थपथपाया और कहा, बैठो, हमारे पास बहुत सारा खाना है, चलो साथ में खाते हैं। उसने लापरवाही से अपनी तलवार एक तरफ रख दी, चॉपस्टिक उठाकर कुछ खाने लगा और बहुत खुलेआम व्यवहार कर रहा था। लड़की ने बुजुर्ग की हिदायतों पर गौर करते हुए अपने होंठ काट लिए। अगर यह आदमी उसे छूता नहीं और बात बिगड़ जाती तो सजा जरूर मिलती। कांपते हुए उसने हाथ उठाया और अपने बटन खोलने लगी, जिससे उसके कंधे की दूधिया नाजुक त्वचा दिखाई देने लगी। जैसे ही वह अपनी बात आगे बढ़ाने वाली थी, अचानक एक गर्म और सूखा हाथ उसके हाथ पर आ टिका। लड़की थोड़ा कांप उठी। कन्फ्यूशियस विद्वान की आंखें उदासीन थीं, फिर भी उनमें थोड़ी सहानुभूति झलक रही थी और उसने कहा, इतनी दूर तक क्यों जाना? कन्फ्यूशियस विद्वान ने अपने सामने खड़ी युवा लड़की की ओर देखा, लेकिन वह दीवार के पीछे से बूढ़े व्यक्ति की बड़बड़ाहट सुन सकता था। बड़े, क्या ये वास्तव में ठीक है? कई मार्शल कलाकार पहले ही मर चुके हैं, कोई भी उन डाकुओं को मारने में सक्षम नहीं है। यहाँ तक कि सैनिकों के पास भी इस बाड़े से निपटने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि वे अपने कई लोगों को खो चुके हैं।
इसके अलावा यह एक कटे हुए हाथ वाला आदमी है। यह छोड़ो, बकवास करते रहो। वे हीरो हैं, क्या वे सिर्फ शोहरत नहीं चाहते? अगर वे वीरता और न्याय से काम नहीं करेंगे तो क्या हम आम लोगों को मर जाना चाहिए? मरने से पहले कुछ और डाकुओं को मार पाने से हमें बेहतर महसूस होगा। एक दिन हम शांति से रह सकेंगे। कन्फ्यूशियस विद्वान के मुंह के कोने पर एक व्यंग्यात्मक भाव उभर आया। अचानक कदमों की आहट सुनाई दी। उसने कुशलता से युवती की हथेली पर रखी हथेली को घुमाकर उसे अपनी गोद में बिठा लिया और अपना हाथ धीरे से उसकी कमर पर रख दिया। युवती थोड़ा कांप उठी, उसके मन में एक उदासी छा गई, लेकिन उसने पाया कि उसका हाथ चतुराई से था, उसे ठेस नहीं पहुंचा रहा था। लकड़ी का दरवाज़ा खुला और बूढ़ा आदमी एक साधारण मुस्कान के साथ सीलबंद शराब का एक जार लिए हुए अंदर आया। उसने विद्वान की बाहों में लिपटी लड़की की ओर देखा, उसका दिल थोड़ा शांत हुआ और वह हंस पड़ा। मास्टर, क्या ग्रीन विलो किसी भी तरह से लापरवाह हो गया है? कन्फ्यूशियस विद्वान की मुस्कान शांत थी जब उन्होंने आवाज संचरण तकनीक के माध्यम से लड़की से कुछ व्यंजन परोसने के लिए कहा और सहजता से कहा, बिल्कुल नहीं, यदि आपके पास कहने को कुछ है तो कह दीजिए। बूढ़े आदमी के चेहरे पर एक पल के लिए भाव थोड़े सख्त हो गए। उसने अपने विचारों को संभाला, उसका चेहरा दुख से भर गया जब उसने डाकुओं के उत्पात मचाने, इलाके से वाकिफ होने और उनके चालाक नेता द्वारा उनका विरोध करना मुश्किल बना देने के बारे में तैयार भाषण दिया। सैनिकों को भी नुकसान हुआ था, लेकिन कुछ देर गायब रहने के बाद डाकू पहले से भी ज्यादा उग्र होकर वापस आ गए थे। अंत में उन्होंने गहराई से झुककर कहा, मैं आपसे विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करता हूँ, गुरु, हमें बचाइए। कन्फ्यूशियस विद्वान ने बूढ़े व्यक्ति के गंभीर और दुखी चेहरे को देखते हुए धीरे से कहा, मैंने मना कर दिया। बूढ़े आदमी का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। कन्फ्यूशियस विद्वान ने पहले ही लड़की को धीरे से धकेल दिया था, अपनी तलवार लेकर खड़ा हो गया और आलस से बोला, सैनिकों को पीछे धकेलने में सक्षम होने के कारण उनकी ताकत कमजोर नहीं है। तुम चाहती हो कि मैं बदले में कुछ दिए बिना तुम्हारे लिए अपनी जान जोखिम में डाल दूं, ये बहुत ही गुस्ताखी है। बूढ़े आदमी ने अविश्वास से कहा, लेकिन आप एक हीरो हैं। उसकी आवाज़ अचानक बंद हो गई जब एक लाल तलवार उसके गले पर तान दी गई, जिसका स्पष्ट इरादा उसे मारने का था। कन्फ्यूशियस विद्वान ने उदासीनता से उसकी ओर देखा, मैं कोई हीरो नहीं हूँ, और आप उनका अपमान कर रहे हैं। कलाई फड़की, तेज तलवार अचानक हवा में टूट गई और लड़की चीख पड़ी। कुछ ही क्षणों बाद कन्फ्यूशियस विद्वान आराम से पहाड़ी गांव से बाहर चले गए। घर के अंदर बूढ़ा आदमी जमीन पर गिर पड़ा, अभी भी कांप रहा था, जबकि लड़की स्तब्ध बैठी रही। सब कुछ सुरक्षित था, सिवाय में इससे एक कुरकुरी तली हुई मूंगफली के और कन्फ्यूशियस विद्वान की बड़बड़ाहट के। यदि औषधीय दलिया हो तो वह सर्वोत्तम होगा। रात में ठंडी हवा चली और एक छिपे हुए बाड़े में भयंकर आग भड़क उठी। तलवार पर लाल रोशनी दौड़ रही थी। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अपनी यात्रा में अकेला कन्फ्यूशियस विद्वान उदासीन भाव लिए हुए था। उसके मन में भरी हुई हत्या की पागल इच्छाएं काफी हद तक गायब हो गई थीं, लेकिन वह खालीपन महसूस कर रहा था। उसका मन बार बार उन किताबों की ओर लौट रहा था जो उसने पिछले 20 सालों में पढ़ी थीं। इसके सिद्धांत सरल और स्पष्ट थे, फिर भी उन्होंने और भी अधिक प्रश्न खड़े कर दिए। शाही दरबार में उच्च अधिकारी उससे कहीं ज्यादा पढ़ते थे। फिर दुनिया आज भी डाकुओं को, उन लोगों को जो अपने बचाव के लिए नायकों की उम्मीद करते हैं, राक्षसों जैसी जनता को क्यों पनाह देती है? इस विशाल और गरिमामयी सरकार के नीचे जरूर गंदगी छिपी होगी। वहां उसके जैसे बाहरी लोग पैदा होंगे, जिनके हाथ खून से सने होंगे। कन्फ्यूशियस विद्वान धीरे धीरे चल रहा था, उसकी आंखें साफ थीं, झाओ के निवास पर रहने के समय की तुलना में कहीं अधिक साफ। झाओ झेंग के अफेयर को 20 साल बीत चुके थे। क्या यह एकमात्र घटना थी? किसी ने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? किसी ने इसकी जांच क्यों नहीं की? हॉल में ऐसे लोग मौजूद थे जो सिद्धांतों को समझते थे, फिर भी उन्होंने इसकी जांच क्यों नहीं की? क्या वे पता नहीं लगा सके? उसके पास अभी भी बदला लेने का मौका था और 300 से ज्यादा नाराज आत्माओं को आखिरकार समझ आ गई थी, लेकिन बाकियों का क्या? क्या और भी लोग थे जिन्हें अतीत में झूठे आरोपों में गलत तरीके से मार दिया गया था, जो प्रशंसा के गीत गाते हुए अंततः सड़ गए, जिससे महानकिन वृक्ष और भी हरा भरा हो गया, उसकी शाखाएं, पत्तियां और पेड़ पर लगे फल ज्यादा पोषक तत्व सोखने लगे। और आज के बाद उसके द्वारा किया गया बदला लेने का कृत्य तथाकथित संतों और सज्जनों द्वारा तिरस्कृत किया जाएगा। वह जानता था कि लोगों की आंखें उनके सिर के सामने होती हैं, इसलिए वे ज्यादातर आज की मौतों को ही देखते हैं और अतीत के रक्तपात को देखने में असफल रहते हैं, क्रूरता की निंदा करते हैं, बिना ये जाने कि पिछले 20 वर्षों में इन लोगों की संपत्ति 300 से अधिक नाराज आत्माओं के जीवन और भविष्य के लिए बदल दी गई थी। खाए गए मांस के प्रत्येक कौर में आक्रोशित आत्माओं की पीड़ादायक चीखें घुली हुई थीं। शराब के हर घूंट में गहरे सड़ते हुए खून की गंध आ रही थी। एम्पायर की और सामग्री का आनंद लें। और अधिक लोग, कुलीन कुल, नौकरशाह, जल्दबाजी मत करो।
यदि 20 साल पहले कोई घटना नहीं हुई होती तो शायद अब तक यह एक छोटा सा गांव बन चुका होता। नित्यानंद सिंह को अचानक ऐसा लगा जैसे वह किसी स्वप्न से जाग गया हो। फिर भी उसने सोचा, क्या आदेश देने वाले भी कन्फ्यूशियस संप्रदाय के अनुयायी थे जो अपनी पुस्तकों के सिद्धांतों का पाठ कर रहे थे? क्या सिद्धांत गलत थे? क्या उस बूढ़े व्यक्ति ने 1000 साल पहले उसी चीज की तलाश में खुद को बलिदान कर दिया था जो अब सम्राटों के सामने दोनों हाथों से फेंकी जाती है? कन्फ्यूशियस विद्वान की आंखों के भाव धीरे धीरे साफ हो गए, उनके शरीर का लुप्त होता आभामंडल मंद पड़ना बंद हो गया और वे किसी दूसरी दिशा में एक ऊंचे स्तर की ओर बढ़ने लगे। उन्होंने सोच समझकर एक कदम आगे बढ़ाया। उनके होंठ थोड़े खुले हुए थे, उनकी आवाज़ ठंडी और स्पष्ट थी, जो आसपास के आकाश और धरती में गूंज रही थी। दयालुता का बदला दयालुता से और शिकायत का बदला सीधेपन से दो। जब देश सदाचार के मार्ग पर चले तो उसका समर्थन करें। जब देश सदाचार के मार्ग पर नहीं चलता, उसके कदम थोड़े लड़खड़ाए, उसके होंठ धीरे से खुल गए। नष्ट कर देना। एक जोरदार धमाके के साथ नित्यानंद सिंह का आभामंडल उसके चारों ओर फैल गया। उसके बालों का जूड़ा खुल गया और उसके काले बाल बेतहाशा नाचने लगे, लेकिन उसकी आंखें और भी ज्यादा चमक उठी, मानो ठंडे तारे हों, जिससे लोगों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। जो सामने आया वह न केवल शुद्ध धार्मिकता थी, बल्कि दुष्टता भी नहीं थी। उदास, बर्फीला, यहाँ तक कि पागलपन भरा। हत्या रोकने के लिए हत्या करना निर्णायक कार्रवाई का एक तरीका है जो दुनिया भर में कन्फ्यूशियस संप्रदाय के अनुयायियों के तरीके से काफी अलग है। क्यूइबल उसके चारों ओर विलाप करते हुए भूतों की तरह घूम रहा था, मानो बीच में जयकार और मंत्रोच्चार कर रहा हो। कटे हुए हाथ वाला मास्टर धीरे धीरे और जानबूझकर फूफेंग से दूर होती हुई, मानव दुनिया से दूर होती हुई दिशा की ओर बढ़ रहा था। पुनश्च एक दुष्ट प्रभु बनना रातों रात नहीं होता। पेटू नी मास्टर, वह सचमुच मर चुका है। बस राक्षसी नित्यानंद सिंह ही बचा है और वह इस बात से इनकार नहीं करता कि उसके हाथ खून से सने हैं। वह खुद भी उन गलतियों में से एक है जो वह देखता है, और यह उसके विचारों में आए बदलाव से मेल नहीं खाता। इस विषय को अब और मत उठाओ। हो इस चरित्र के मुद्दों के उलझाव के संबंध में बस एक प्रश्न है, यदि आपके पूरे परिवार और रिश्तेदारों 300 से अधिक लोगों का अस्तित्व मिटा दिया जाए, तो क्या आप केवल मुख्य अपराधी को मार डालने से संतुष्ट हो सकते हैं? किन पूर्व काल में 9 पीढ़ियों तक पुराने प्रतिशोध को भी विक्रय योग्य माना जाता था। एक नायक के नैतिक दृष्टिकोण से एक प्रतिशोधक से यथार्थवादी ढंग से कार्य करने की उम्मीद करना व्यवहारिक नहीं है, और मैं पहली बार एक जटिल चरित्र भी लिख रहा हूं, किसी भी अपर्याप्तता के लिए। मुझे आशा है कि आप समझेंगे। मैं जानता हूं कि कई लोग इस पेटू किरदार के बदलाव को स्वीकार नहीं करेंगे और सोचेंगे कि इस व्यक्ति को तुरंत मर जाना चाहिए। लेकिन ये जियांगू है, क्या ये सिर्फ नायकों और शैतानों के बारे में नहीं है? अब जब ये पुष्टि हो गई है कि आप झूठे दिखावे के माध्यम से प्रसिद्धि पाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो मेरे लिए फूफेंग अकादमी छोड़ने का समय आ गया है। वांग एनफेंग ने स्वाभाविक रूप से अपना धन्यवाद व्यक्त किया, लेकिन उनके सामने प्रसिद्ध कैदी ने हल्की हंसी निकाली और इत्मीनान से कहा, मैंने कहा है कि मुझे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा मुझे आपसे एक अनुरोध करना है। वांग एनफेंग ने शांति से उत्तर दिया, जियान फेंग येक्विंग, बस अपनी बात कहो। जब तक यह ऐसा काम है जो मैं कर सकता हूं और यह मेरे सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करता, मैं निश्चित रूप से तुम्हारी मदद करूंगा। जियान फेंग येक्विंग ने अपने सामने खड़े युवक को गौर से देखा। उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई और एक पल की खामोशी के बाद उसने धीरे से कहा, अगर एक दिन मैं भी उन भ्रष्ट अधिकारियों जैसा बन जाऊं, मुझे मार डालो। वांग एनफेंग के जवाब का इंतजार किए बिना जियान फेंग येक्विंग शांत भाव से मुड़ा और चलने लगा। युवक की ओर पीट करके 1 दर्जन से ज्यादा कदम चलने के बाद वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और अचानक धीमी आवाज में फिर बोला, बेशक ऐसा तभी होगा जब आप अभी नानपिंग नहीं होंगे। तब आपके पास आने वाला व्यक्ति जियान फेंग यांग नहीं होगा, बल्कि सिद्धांतहीन वुक्सिन होगा। वांग एनफेंग ने अपनी आकृति को अंधेरे में गायब होते देखा और अपने धैर्य को पुनः प्राप्त करने के बाद उन्होंने कहा, यह भी संभव है कि उस दिन आपके हाथ में तलवार न होकर शराब हो। जियान फेंग यांग किंग एक क्षण के लिए चुप हो गया, उसकी आवाज में मनोरंजन का भाव था। अगर ऐसा है तो और भी अच्छा है। बेहतर शब्द गूंजने से पहले ही वांग एनफेंग की नजरों से ओझल हो गया। पवन चरित्र मीनार हमेशा की तरह स्थिर और शांत खड़ी थी, हरे भरे बांसों के जंगल से घिरी हुई, हरियाली से भरी हुई। उस पर हाल ही में हुई लड़ाई का कोई निशान नहीं था। वांग एनफेंग ने सांस छोड़ी और अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ा। उसके कदम धीमे थे। अपनी आत्मा यी नानपिंग को भूल जाना अन्याय को देखने से उत्पन्न होता है। उम्मीद यही है कि जब दुनिया में अन्याय खत्म हो जाएगा, तभी तलवार म्यान में रखनी होगी और एकांत में रहना होगा। और पढ़ें एम्पायर पर, तब नहीं जब किसी में जीने की हिम्मत नहीं बची हो। डॉट 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 डॉट। बांस के झुरमुट में जियान फेंग यांग किंग अपने हाथों को पीठ के पीछे करके खड़ा था,
हवा को अपने काले वस्त्र के किनारे को ऊपर उठाने दे रहा था। उसकी आंखें थोड़ी बंद थीं। सही या गलत? जब भोर क्षितिज पर पहुंची तभी उसके चेहरे के भाव आखिरकार नरम पड़े। अब वह पहले जैसा कठोर नहीं रहा। उसने अपना हाथ उठाकर अपना चेहरा रगड़ा, मानो कोई सुबह जल्दी उठने वाला छात्र किसी जाने पहचाने रास्ते पर इत्मीनान से चल रहा हो, छात्रों की कतार के विपरीत चल रहा हो और कभी कभी परिचितों का मुस्कुराकर अभिवादन कर रहा हो। जैसे ही वह घर से बाहर निकला, यानलिंग ने हाथ हिलाते हुए उसे पुकारा। ये किंग, कनिष्ठ भाई, आज हम धर्मशास्त्र के एक नए अध्याय पर चर्चा करेंगे। क्या आप इसे सुनने के लिए वहां उपस्थित होंगे? मैं वहां रहूंगा। जियान फेंग यांगकिंग ने जवाब में अपना सिर थोड़ा हिलाया। उसकी अभिव्यक्ति हमेशा की तरह थी। उस पर चमकती रोशनी से प्रत्येक सांस में सूर्य के प्रकाश की गर्मी प्रतीत हो रही थी। यदि वे कहते हैं कि कुलपति भोले थे, तो क्या मैं भी वैसा ही नहीं हूं? जब मेरा समय आएगा, अब से दशकों बाद, मृत्यु के करीब, तो मैं निश्चित रूप से अपनी पूरी मानसिक ऊर्जा के साथ उन सबसे सिद्ध कानूनों और नियमों को लिपिबद्ध करने का प्रयास करूंगा जिन्हें मैंने देखा है, ताकि उन्हें भविष्य की पीढ़ियों तक पहुंचाया जा सके, भले ही नई समस्याएं अवश्य ही सामने आएं। जियान फेंग यांगकिंग ने फूफेंग अकादमी के प्रवेश द्वार की ओर देखा और अपने आप से धीरे से कहा, बिना किसी अनिच्छा के, अपना सिर हिलाते हुए वह दृढ़ता से आगे बढ़ा। कानून का कोई अंत नहीं है, कोई अंतिम कानून नहीं है, लेकिन बिना किसी अंतिम कानून के, बिना अंत के, कभी न रुकने वाले सुधार का हृदय अमर, यही एक सच्चे विधिवादी का सार है। शाओलिन मंदिर में सब कुछ वैसा ही था जैसा हमेशा से था। एकांत शिखर पर धूसर वस्त्र पहने एक भिक्षु एक पत्थर पर बैठा था, मानो ध्यान में लीन हो, जबकि उसके बगल में एक विद्वान एक पुस्तक लिए, मानो भीतर की दुनिया में लीन हो। वुचांग किंग अभी भी अपनी बेल वाली कुर्सी पर आराम से बैठा था, एक पन्ना पलट रहा था और अचानक मुस्कुराते हुए बोला, मैं इस पर विचार कर रहा हूं और मेरा मानना है कि किसी के दिल की शिकायतों को दूर करने के लिए औषधीय कौशल आवश्यक हैं। सी युआन ने अपना सिर हल्के से हिलाते हुए ऊपर देखा और गर्मजोशी से कहा, औषधीय आहार बाह्य शक्तियों पर निर्भर करते हैं। दवाओं में हमेशा जहर का खतरा रहता है, जो भविष्य में परेशानियां पैदा कर सकता है। अपने हृदय की आग को बौद्ध धर्मग्रंथों से बुझाना बेहतर है। वुचांग किंग ने अपने हाथ में रखी फार्माकोपिया को नीचे रखा, अपनी दाढ़ी को सहलाया और मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आह मास्टर सी युआन, ये बिल्कुल सही नहीं है। जब कोई कमज़ोर होता है तो बौद्ध शिक्षाओं को अपनाना सबसे आसान होता है। फिर भी इस अवधि के दौरान लड़के को स्पष्ट मन रखने के लिए, उसे हठी बनने से रोकने के लिए अक्षय औषधि विज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग करना बेहतर है। क्या आप सहमत हैं, महोदय? श्री यंग ने ठंडी हंसी उड़ाई, अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया और कोई ध्यान नहीं दिया। वुचांग किंग को यह अस्वीकृति अरुचिकर लगी, लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपना सिर घुमाया और सी युआन के साथ बहस जारी रखी। वांग वेनफेंग ने हाल ही में जो अनुभव किया था, वह जियांगू के इन दिग्गजों के लिए सामान्य कहानियां थीं, लेकिन मात्र 13 या 14 वर्ष की आयु के बच्चे पर इसका प्रभाव इतना अधिक था कि वे इसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे। पहले तो उन्होंने सोचा था कि देखना है कि क्या वह युवक अकेले ही इसका सामना कर सकता है, लेकिन कुछ ही दिनों में, एक एक करके, वे शांत नहीं बैठ सके। आठों पवनों की तरह अविचलित, वह युवक कमल मंच से उतरा और आधी रात को शाओलिन धर्मग्रंथ मंडप में गया, अपने हृदय की ज्वाला को शांत करने के लिए बौद्ध धर्मग्रंथों में खोजबीन कर रहा था और जियांगू की कहानियां पढ़ रहा था। जो व्यक्ति सामान्यतः अपनी रतन कुर्सी से उठता था, वह भगवान जाने कितनी देर तक रसोई के चूल्हे के सामने बैठा रहा तथा अपने भीतर के राक्षसों को शांत करने के लिए औषधीय आहारों का सेवन करता रहा। प्रत्येक का मानना था कि उनकी पद्धति सर्वोत्तम है। जब वांग वेनफेंग प्रकट हुए तो एकांत शिखर पर स्थित वातावरण तुरंत जम गया। सी युआन ने हल्के से खांसी, उसके चेहरे पर हमेशा की तरह शांत भाव देखा और उसने वांग वेनफेंग को अपने पास बुलाया। वांग वेनफेंग को देखते हुए, जो एक छोटे से गांव के लड़के से उसकी चौकस निगाह के नीचे अपने वर्तमान रूप में विकसित हुआ प्रतीत हो रहा था, भिक्षु की आंखें कोमल थीं क्योंकि उसने अपना हाथ उठाया और धीरे से युवक के काले बालों को छुआ, धीरे से उसे रगड़ा और गर्मजोशी से कहा, वेनफेंग, तुमने बहुत अच्छा किया, आओ बैठो। आज आपके स्वामी आपको गोल्डन बेल शील्ड का दूसरा स्तर प्रदान करेंगे। भिक्षु की आवाज़ कुछ देर के लिए रुकी और फिर उसने बेपरवाही से कहा, फिर ये धर्मग्रंथ भी है, जो भी है। खांसी 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 खांसी। वुचांग किंग जोर जोर से खांसने लगा। जियांगहू का प्रसिद्ध चिकित्सक मानो कड़ाके की सर्दी से पीड़ित हो। उसकी खांसी सी युआन की आवाज़ को भी दबा रही थी, जिसने वांग वेनफेंग का ध्यान अपनी ओर खींचा। सी युआन ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी और वुचांग किंग को घूरने लगा, जिसने बेबाकी से अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और हंसते हुए कहा, मास्टर सी युआन, आप वेनफेंग के आते ही साधना की बात कर रहे हैं, क्या ये थोड़ी जल्दबाजी नहीं है?
फिर वह वांग इनफेंग की ओर मुड़ा, जो सामान्य से अधिक शांत था। उसकी आंखें दयालुता से भरी थीं और उसने हंसी से उसे लुभाया। आओ इनफेंग, तुम्हारे दूसरे गुरु ने आज कई औषधीय आहार तैयार किए हैं। उनका स्वाद बहुत अच्छा है और मैंने आपकी पसंदीदा चीज़ें भी इसमें डाल दी हैं। अमिताभ, श्रीमान वो, मुझे लगता है कि साधना अधिक महत्वपूर्ण है। हाँ हाँ, लगता है मालिक दिखावे से बहुत लगाव रखते हैं। नहीं, यह आम आदमी वो है जिसके पास ज्ञान और अंतर्दृष्टि की बाधा है। वांग इनफेंग कुछ असमंजस से सुन रहे थे, जबकि मिस्टर यंग की भौहें पहले ही हल्की सी सिकुड़ चुकी थीं। उनकी बहस के बीच उन्होंने हाथ में पकड़ी किताब जोर से मेज पर पटकी, उठे, आगे बढ़े और उनकी हरकतें उनके पीछे प्रकट हुईं और उनके पीछे एक छवि रेखा छोड़ गईं। पल भर में वे वांग इनफेंग के पीछे पहुंच गए। बायां हाथ पीठ के पीछे और दायां हाथ लापरवाही से आगे बढ़ाकर उसने युवक का कॉलर पकड़ लिया। सी युआन और वू चांगकिंग आश्चर्य से रुक गए और विद्वान ने उन्हें बस एक ठंडी मुस्कान दी, फिर एक कदम ऐसे बढ़ाया मानो हवा में उड़कर आसमान में उड़ रहा हो। आप, सर, कृपया प्रतीक्षा करें। सी युआन और वू चांगकिंग अचानक उठे और 2 कदम आगे बढ़े, लेकिन उनके स्तर पर एक तेज कदम 1000 मील दूर था। उसे पकड़ना कोई रास्ता नहीं था, खासकर जब विद्वान ने अपनी हैसियत से उसके निशान छुपा रखे थे। वे बस एक दूसरे को देख सकते थे और व्यंग्यात्मक मुस्कान दे सकते थे। एक आह भरते हुए भिक्षु ने अपना एक हाथ छाती पर रखकर सम्मानपूर्वक कहा, श्रीमान वो, पिछले कुछ दिनों में मैं ही गलत बोल गया था। मुझे आशा है कि आप मुझे क्षमा कर देंगे। बूढ़ा आदमी अपने हाथ जोड़कर जोर से हंसा। एक क्षण की तात्कालिकता में मैं भी कुछ हद तक आक्रामक हो गया था। फिर भी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि श्री यंग कोई कार्रवाई करेंगे जिससे खेल पूरी तरह पलट जाएगा। फिर भी चूंकि श्री यंग ने कार्रवाई करने में जल्दबाजी की, इसलिए हम केवल उन पर भरोसा कर सकते हैं। उसकी आवाज़ लड़खड़ा गई और बूढ़ा आदमी बुदबुदाया, लेकिन मैं अब भी मानता हूं कि औषधीय आहार सर्वोत्तम है। हालांकि सर ने इस बारे में कभी बहस नहीं की। ऐसा लगता है कि उनके पास एक अच्छी तरह से सोची समझी योजना है, एक सुविचारित योजना। भिक्षु असहाय भाव से मुस्कुराया और उस जगह गया जहां विद्वान बैठा था। उसने किताब पर नज़र डाली और उसे एक एहसास हुआ। मेज़ पर रखी किताब को लापरवाही से खोलते हुए उसने सिर हिलाया और कहा, क्या इसे आप एक सुविचारित योजना कहते हैं? वू चांगकिंग वहां गया, पृष्ठ पर उल्टे अक्षरों को देखा और दंग रह गया। यह